Okay, now we look at this. Today we are actually going to discuss here the blood supply of the blood supply of the abdominal organs. You see, blood supply of the abdominal cavity, the structures which are in the abdominal cavity. You see, in the abdominal cavity ज़्यादातर आपने देखे थे ना organs. कौन से organs हैं? ये ज़्यादातर वो हैं जो gastrointestinal tract से related होते हैं. Foregut, midgut and hindgut. Most of the things जो आपको abdominal cavity में मिलती हैं within the peritoneum, वो सारी की सारी gastrointestinal tract है. और इस गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमने देखे थे ऊपर से फेरेंजियल गट, उसको छोड़ दें, उसके बाद आता है हमारा फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, जिसमें बताया था आपको कि फोरगट की स्टार्ट होती है जहाँ से ट्रेकियल डायवर्टिकुलम इमर्ज होता है. एम्ब्रियोलॉजिकली हमें पता है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा. फोरगट माने लोअर पार्ट ऑफ योर इसोफेगस, देन द स्टमक, देन द ड्यूडिनम, अप टू द हाफ ऑफ द ड्यूडिनम, जहाँ से फिर निकल के आएगा लिवर बड, जहाँ से बन जाएगी बाइल डक्ट. और बाइल डक्ट के एरिया तक माना द सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम मिडिल, इट इज एक्चुअली द एंड ऑफ द फोरगट एंड द बिगिनिंग ऑफ योर मिडगट. और उधर से जो बिगिनिंग ऑफ मिडगट होगी तो आगे से मिडगट का एंड होगा उस जगह पर जहां पर हमने दिखाया था आपको कि देयर विल बी प्राइमरी इंटेस्टिनल जो लूप होता है जिसको हम कहते हैं, और उसके बीच में आर्टरी होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. तो जहां जो प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप है ये जिसके टिप पे लगा होता है इंटेस्टिनल विटेलाइन डक्ट, तो ये प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप चल के हम जब देखेंगे एम्ब्रियोलॉजी में तो इसके प्राइमरी इंटेस्टिनल लूप के से यू शेप्ड लूप के सेंटर में यानी कोर में होती है हमारी एक आर्टरी जिसका नाम होता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. बस वो सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इसके सेफेलिक लिम्ब और कार्डल लिम्ब को जब सप्लाई करेगी तो उस कार्डल और सेफेलिक लिम्ब यानी सेफेलिक और कार्डल लिम्ब से जो भी आर्गन बनेगा वो मिडगट का आर्गन कहलाएगा. और उससे क्या बनता है? ड्यूडिनम का रेस्ट ऑफ द पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडिनम मींस द सेकंड पार्ट लोअर पोर्शन, देन द थर्ड एंड फोर्थ. उसके बाद होल 20 फीट लॉन्ग जेजुनम एंड इलियम, फिर जहां वो एंड होता है वो सीकम, उससे निकलता है फिर अपेंडिक्स, उससे आएगा आपका असेंडिंग कोलोन, उससे होता हुआ आएगा आपका ट्रांसवर्स कोलोन. और ट्रांसवर्स कोलोन अगर ये चलता रहा और आपकी सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने यहां तक सप्लाई दिया तो ट्रांसवर्स कोलोन कहीं पूरा ना आ जाए मिडगट के अंदर, ये भी हो सकता है. अप टू दी स्प्लीनिक फ्लेक्चर भी हो सकता है. और अगर सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने स्प्लीनिक फ्लेक्चर तक सप्लाई की तो हमारे लिए पूरा मिडगट के अंदर हमारा पूरा ट्रांसवर्स कोलोन मिडगट में आ जाएगा. बहुत सारे इंडिविजुअल्स में ऐसे भी होता है, लेकिन हम कन्वेंशनली ऐसे समझते हैं कि राइट 2/3 और लेफ्ट 1/3 की जंक्शन पे हमारा मिडगट एंड हो रहा है. और मिडगट एंड हो रहा है हमें कैसे पता चलता है? सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ने वहां सप्लाई बंद कर दी है और उससे ऑनवर्ड सप्लाई फिर हमारी तीसरी आर्टरी करेगी, इसको हम कहेंगे इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी. तो वो फिर इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी. इसका मकसद है कि हमारे लिए इस पूरे खेल में 3 आर्टरियां इंपॉर्टेंट हैं और यही 3 आर्टरियां थी जो फ्रंट से अनपेयर्ड आर्टरियों की तरह आई थी, अनपेयर्ड आर्टरियों के तौर पर फ्रॉम द एओर्टा, और गई थी डार्सल मेसेंट्री के 2 फ्लैप्स के अंदर. और इसी तरीके से यहां पर वन वाज दी सिलियक आर्टरी, अनदर वाज दी सुपीरियर मेसेंट्रिक, अनदर वाज दी इंफीरियर मेसेंट्रिक. ये तीनों 3 गट्स के पोर्शन को सप्लाई कर रही हैं. सिलियक फॉर दी फोरगट, फोरगट में जो आर्गन भी आ गया, इतना कुछ के इवन लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस भी आ गया, भले वो थोरेक्स में क्यों ना हो, आपकी सिलियक आर्टरी उसको जाके सप्लाई कर देगी. आउटसाइड द रूट तो जाहिर हर आर्टरी आपको पता है एओर्टा के पेट से निकलती है, जिससे जाहिर होगा कि हर आर्टरी जैसे एओर्टा रेट्रोपेरिटोनियल है वैसे वो भी रेट्रोपेरिटोनियल होंगी. जब तक उनको जरूरत न पड़ जाए पेरिटोनियम के 2 फ्लैप्स के बीच में अंदर आने की, यानी मेसेंट्रियम अंदर आने की, और यकीनन सबको जरूरत पड़ेगी सवाए उसके, क्योंकि जीआईटी के सारे आर्गन्स जितने भी होते हैं वो सारे इंट्रापेरिटोनियल होते हैं, उनको मेसेंट्रियां भी होती हैं, सवाए उनके कि जो रेट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं. और जो रेट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं वो फिर सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल होते हैं. और जो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन रह जाएगा तो फिर उसके लिए तो तुम्हें मेसेंट्री में अंदर आने की कोई जरूरत ही नहीं है. तो क्या ड्यूडिनम का मोस्ट ऑफ द पोर्शन जब उसकी मेसेंट्री नहीं रही और वो खुद रेट्रोपेरिटोनियल बन गया, जब एओर्टा भी रेट्रोपेरिटोनियल है और ड्यूडिनम भी रेट्रोपेरिटोनियल है, तो फिर सिलियक आर्टरी की कोई ब्रांच उसको क्या जरूरत पड़ी है कि वो किसी मेसेंट्री के अंदर दाखिल हो? सिलियक की वो ब्रांचेस नहीं होंगी अंदर. लेकिन अगर ओमेंटम में आना पड़ा तो फिर किसी तरीके से उसके 2 लेयर्स में आना पड़ेगा उनको. तो देन इट विल हैव टू कम इन द लेसर ओमेंटम और इन द ग्रेटर ओमेंटम. आपको बताया था ना लास्ट टाइम, ग्रेटर ओमेंटम में लिनोरिनल लिगामेंट जैसे अभी आप पूछ रहे थे, या फिर था गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, फिर आपने देखा था ना कि ये कैसे. लेकिन स्प्लीन तक पहुंचने के लिए उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पेंक्रियास के ऊपर चढ़ती हुई आर्टरी आएगी. मैं दिखाऊंगा आपको कि किस किस आर्टरी के किस पोर्शन को इंट्रापेरिटोनियल होना पड़ेगा और किस किस आर्टरी के किस पोर्शन को रेट्रोपेरिटोनियल से उनका काम चल जाएगा.
ये आपको आइडिया होगा इस वजह से, तभी मैंने आर्टरियों को रोक के रखा कि बाबा आपको पहले बेसिक एनाटॉमी आनी चाहिए, फिर आपको थोड़ा बहुत पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस का आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से लिगामेंट्स क्या क्या होता है, उसके बाद आप आर्टरियाँ डालो ताकि ये कन्फ्यूजन आपकी दूर हो जाए। अब यहाँ पर हम देखें जिस आर्टरी की मैं बात कर रहा हूँ वो है सीलिएक आर्टरी। ये पहली आर्टरी है, फोरगट की आर्टरी मशहूर है। और ये सीलिएक आर्टरी जैसे अब यहाँ पे देखिए ये अनपेयर्ड आर्टरी है, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ योर एओर्टा से यहां से ये निकल रही है, ठीक है ना। ये जैसे आपको पता है कि T12 लेवल पर बिटवीन द टू क्रूरा बिहाइंड द मीडियन आर्किड लिगामेंट ये एओर्टा इस वक्त इमर्ज हो रहा है और इसी का नाम इधर पड़ गया है एब्डोमिनल एओर्टा, इससे पहले था वो थोरेसिक एओर्टा। और ठीक यहां आने के बाद, इससे आने के फौरन बाद एब्डोमेन में एक्चुअली जो पेयर्ड आर्टरी देगी वो डायफ्राम को देती है, उसको हम कहते हैं इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी। वो बाद में चल के देखेंगे, जब एओर्टा की ब्रांचेस हम करेंगे तब हम उसको देखेंगे चल के। ये यानी इस आर्टरी से भी पहले वो आर्टरी दे देगी, यानी जैसे एओर्टिक ओरिफिस से जाहिर हुई ये आपका एओर्टा और एकदम से ये बायलेटरल आर्टरी एक दे देगा, पेयर्ड आर्टरी जो अंडर सरफेस ऑफ डायफ्राम पे चलेगी, ये इंफीरियर फेरेनिक आर्टरी है। चलो वो तो चली गई, लेकिन उसके बाद ये आपको आर्टरी मिलेगी, बहुत मेजर आर्टरी है। कभी कभी इसको हम सीलिएक ट्रंक भी कहते हैं, हमने तो बहुत जगहों पे इसको सीलिएक ट्रंक भी पढ़ा है और कहीं तो इसको सीलिएक एक्सिस भी पढ़ा है। फ्राग में हमने इसको सीलिएक एक्सिस पढ़ा था। सीलिएक एक्सिस, वो एक्सिस पे है, एक तरह से एक्सिस है और इसके अराउंड से इससे आर्टरियां इमर्ज होती हैं फाउंटेन की तरह, इस तरह से। और ये आपकी आर्टरी है जिसको हम कहते हैं सीलिएक आर्टरी। आपने देखा ये फ्रंट से सीलिएक आर्टरी अपीयर हो रही है, जाहिर है। अब जब एओर्टा ही आपका रेट्रोपेरिटोनियल है तो ये भी रेट्रोपेरिटोनियल होगी। फिर होगा क्या इसका, ये इमर्ज होने के बाद फौरी तौर पे ये ट्रंक का आपको पता है ना, ट्रंक हमेशा आपने देखे कितने ट्रंक से, 4-5 तो ट्रंक्स हैं आपके, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, फिर आपने थायरोसर्वाइकल ट्रंक, कास्ट्रोसर्वाइकल ट्रंक, ये ट्रंक शॉर्ट और वाइडर आर्टरियों को कहते हैं। जो आर्टरी निकलने के बाद एकदम से स्प्लिट हो जाए और यकीनन वो स्प्लिट ज्यादा आर्टरियों में होगी तो खुद भी वाइडर होगी, तो शॉर्ट एंड वाइडर जो ट्रंक्स होते हैं ना, शॉर्ट एंड वाइडर जो आर्टरियां होती हैं उनको हम ट्रंक्स भी कहते हैं। तो ये और खासतौर पर ट्रंक्स आर्टरियों के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसी शॉर्ट एंड वाइडर अगर वेन्स हो तो फिर उनको ट्रंक नहीं कहते। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड द ट्रंक, इसको हम सीलिएक ट्रंक भी कहते हैं। तो शॉर्ट एंड वाइडर होगा। आप देखिए यहां से इसी जगह पे आपको आइडिया होगा कि ये इतना है, दिस इज कॉल्ड द सीलिएक आर्टरी। और सीलिएक आर्टरी निकलने के बाद फ्यू मिलीमीटर्स होने के बाद एकदम से वो 3 आर्टरियों में स्प्लिट हो जाएगी। अब 3 आर्टरियों में स्प्लिट हो जाएगी तो एक ये है, एक ये है जो भी खासी वाइडर है और एक ये है। अब यहां हम इन तीनों आर्टरियों को यहां पर आप देखें। अब जो आर्टरी ये पहली वाली है जिसको हम अभी यहां पे ड्रा कर रहे थे, दिस वन, ये आपके ये जैसे ये इस तरीके से जाएगी तो आपका जो लेसर मोमेंटम है, बिहाइंड से लेसर मोमेंटम के 2 लेयर्स के बीच में दाखिल हो जाएगी और दाखिल होने के बाद दिस विल टच नाउ द अपर पार्ट ऑफ द लेसर कर्वेचर, इट विल बी क्लोजर टू द अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर। और अपर पार्ट अगर लेसर कर्वेचर का आप देखें और अगर आप इसको फुल हॉरिजॉन्टल लगाएं तो अपर पार्ट विल इक्वल टू द लेफ्ट पार्ट। ये पूरा है ना, अगर ये इस तरीके से मैं अगर कहूं कि इसकी सरफेस एरिया टोटल मिला के अगर 6 सेंटीमीटर या 6 इंचेस है और इसको मैं अगर ऐसे हॉरिजॉन्टल करूं तो पहले 3 इंचेस किस तरफ पड़ेंगे आपको, लेफ्ट की तरफ। इसलिए अब को जो आर्टरी में अपर पोर्शन को लगा रहा हूं वो दरअसल लेफ्ट पार्ट ऑफ दी लेसर कर्वेचर को लगा रहा हूं, इसलिए इस आर्टरी का नाम है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। अगर मैं लोअर पार्ट को लगाऊंगा किसी को तो उसका नाम मैं राइट गैस्ट्रिक आर्टरी डालूंगा, अभी नहीं फिलहाल ये, तो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है। अब देखो आपका फोरगट सप्लाई होना शुरू हो गया है और पहली आर्टरी सीलिएक ट्रंक से निकल के आ गई। अब अगर ये यहां पर आपने किया तो ये क्या करेगा, ये आगे भी एंटीरियर सरफेस पर भी ब्रांचेस देगा और ऐसी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ दी स्टमक पर भी ये ब्रांचेस देगा। तो आपका लेसर कर्वेचर का जो अपर हाफ है उसके आगे और पोस्टीरियर सरफेसेस जो एडजेसेंट है वो सप्लाई हो जाएंगी थ्रू द लेफ्ट गैस्ट्रिक। ऊपर सिर्फ ये नहीं होगा क्योंकि इट विल बी वेरी क्लोजर हियर टू द अपर पार्ट, तो ऊपर से इसोफेगस आ रहा है तो फिर ये इसोफेजियल हाइटस से ये ब्रांच ऊपर की तरफ चली जाएगी एंड दिस विल सप्लाई इवन द लोअर पार्ट ऑफ लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस आल्सो, क्योंकि वो भी तो आखिर फोरगट का हिस्सा है, तो वो फोरगट का हिस्सा उसको भी सप्लाई करेगी बिकॉज दिस द पार्ट ऑफ फोरगट आल्सो। इसको हम कहते हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। आर्टरी अपने हिसाब से इतनी मशहूर नहीं है जितनी इसकी करस्पॉन्डिंग वेन मशहूर है, क्योंकि ये लिमिट अगर मैं यहां कोई वेन लगाऊंगा या भाई चलो आर्टरी भी लगा दी है तो इसका मकसद ये हो गया कि आपकी जीआईटी की सप्लाई की सबसे ऊपर की एक्सट्रीमिटी ये होगी ना, यहां पर इससे ऊपर फिर सीलिएक आर्टरी का राज नहीं है, यहां पर इससे ऊपर किसी और आर्टरी का और उसकी कोई एनास्टोमोसिस होगी यकीनन इस आर्टरी के साथ। यानी समझ लो कि फोरगट के आर्टरीज की सप्लाई दरअसल
इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के एंड से शुरू हो जाती है। इससे ऊपर का खेल जो है फिर सीलिएक से नहीं है, एओर्टा की किसी और ब्रांच से होगा। समझ गए? कौन सी ब्रांचेस? यही इसोफेजियल आर्टरीज डायरेक्टली फ्रॉम दिस टाइम एओर्टा। फिर तुम सीलिएक आर्टरी की रेंज से निकल गए हो तो यू विल बी एक्चुअली आउटसाइड दैट। तो ये आपकी पहली आर्टरी है। और इस तरीके से अगर मैं वेन्स ले आऊंगा ना यहाँ पे, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, या आपको अगली क्लास में आपको बताएंगे जब हम करेंगे, ये जितनी भी आर्टरियां इस वक्त आप देख रहे हैं ना, हमेशा समझ लेना कि आज की आर्टरियां जितनी भी करोगे तुम, उनकी ब्रांचेस जो भी करोगे, आर्टरी तो तुम कर रहे हो सीलिएक आर्टरी तो सीलिएक है, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस अभी आप कर रहे हो ये तो मल्टीपल होंगी ना। 3 यहां करेंगे, फिर उनसे निकालेंगे, फिर उनसे निकालेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, आर्टरियां ऐसे फैलती जाएंगी। फिर उन्हीं नामों से फिर वेन्स भी होंगी। फिर जब हम लौटा के ले आएंगे उन वेन्स को, तो फिर उन वेन्स को जोड़ के यहां पर रखेंगे और हम क्या करेंगे, उन वेन्स को हम सीधा इंफीरियर वेना केवा में नहीं डालेंगे, उनके लिए हम अलग सिस्टम बनाएंगे और उसका नाम होगा द पोर्टल सिस्टम। माने जितनी भी मैं इस वक्त आपको आर्टरियां बता रहा हूं, ये जो ब्लड लेके जा रही हैं, यही ब्लड जब वापस आएगा तो वो पोर्टल सिस्टम का हिस्सा होगा। जो भी मैं आर्टरी बता रहा हूं इस वक्त, अगर मैंने आपको ये आर्टरी बताई ना लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो सोच लो कि लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी है और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन भी पार्ट ऑफ द पोर्टल सिस्टम। At portal system means it should enter air into the liver, and in the liver it will be distributed, and later on it will be recollected, and now it will be the liver that will put them into the। आप वेन्स नहीं डाल सकते उसमें, आप इन वेनों के थ्रू नहीं डाल सकते इंफीरियर वेना केवा में। आप पहले लिवर को दें, लिवर उसको अमानतन डाल देगा इंफीरियर वेना केवा में, इंफीरियर वेना केवा के आखिरी हिस्से में डाल देगा। लास्ट ट्राइब्यूटरीज जो इंफीरियर वेना केवा रिसीव करता है वो होती हैं 3 हेपेटिक वेन्स। उसके बाद इंफीरियर वेना केवा का मुकम्मल खात्मा हो जाता है। उसके बाद डायफ्राम आ जाता है और डायफ्राम के ठीक ऊपर बैठा हुआ है हमारा हार्ट, और ये है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम के नीचे है इंफीरियर वेना केवल ओरिफिस। आप सीधा उसमें डाल दो, इतना कि जस्ट डायफ्राम को भी पेनिट्रेट करो एंड यू आर इनटू द राइट एट्रियम। यानी आपके इंफीरियर वेना केवा को थोरेक्स के अंदर ट्रेवल ही नहीं करना पड़ता, एक आधा सेंटीमीटर भी, इवन मिलीमीटर भी उसको ट्रेवल नहीं करना पड़ता। इसलिए थोरेक्स में इंफीरियर वेना केवा थोरेक्स का कंटेंट ही नहीं है, वो कंटेंट ही एब्डोमेन का है। बस सिर्फ उसको क्या एक काम करना है, केवल ओपनिंग बना ली इन द सेंट्रल टेनर ऑफ डायफ्राम, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। हार्ट तो सीधा सेंट्रल टेनर के ऊपर बैठा हुआ है। तो ये आर्टरियां सारी यहां पर जहन में बनाना, आप इसकी सिर्फ एनाटॉमी और उसका इमेज अपने जहन में बनाओगे। कल मैं बगैर, जब मैं करूंगा पोर्टल सिस्टम, तो मैं बगैर बोले, समझो साइलेंट मूवी के तौर पे मैं यहां पर सिर्फ डायग्राम बनाता हुआ जाऊंगा ब्लू कलर का, दैट विल बी द वेन्स, और आपको समझ में आता जाएगा कि ये कौन सी आर्टरी की करस्पॉन्डिंग वेन है। अंडरस्टैंड? इसी तरीके से यहां पर, अब यहां पहली आर्टरी आपने देखी है इंफीरियर कार्डियल लेफ्ट गैस्ट्रिक, और इससे क्या होगा, इससे अगर आपको सेपरेटली किसी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई भी पूछी जाए किसी वक्त भी, तो वो भी बड़े आराम से आप बता सकते हो। और बता ऐसे सकते हो कि इवन फ्लो चार्ट बना सकते हो कि स्टार्ट आप एओर्टा से करें, देन द सीलिएक आर्टरी, देन इमीडिएटली इट विल बी ओके लेफ्ट गैस्ट्रिक, फौरी तौर पे वो आर्टरी लास्ट आर्टरी है जैसे। लेकिन जो दूसरी आर्टरी है जो जिसकी बात कर रहे हैं हम यहां पर, वो है ये, अंडरस्टैंड? दिस इज द सेकंड आर्टरी दैट इज एक्चुअली कार्डियल। अब इसको मैं ब्लू से बना रहा हूं यहां पर। अब इसकी विड्थ देखें आप, ये ऑलमोस्ट जैसे सीलिएक ट्रंक जितनी है, जिससे निकल रही है ऑलमोस्ट उतनी है। कम आर्टरी आपने ऐसी देखी होंगी जो अपने पेरेंट आर्टरी जितनी ही वाइड होती है, और ये इसलिए वाइड है क्योंकि ये ब्लड लेके जा रही है फॉर द प्यूरिफिकेशन पर्पज एंड मेनी अदर पर्पजेज टू स्प्लीन। ये स्प्लीन की तरफ जाएगी। कहां से निकली है? रेट्रोपेरिटोनियल है। एओर्टा जो रेट्रोपेरिटोनियल हुआ तो ये भी रेट्रोपेरिटोनियल है। अब रेट्रोपेरिटोनियल के बाद ये आप यहां पे देखोगे कि ये स्टमक के पीछे है। अगर मैं स्टमक के पीछे जाऊं तो आपको बताया था लास्ट टाइम कि इधर राइट फ्री एज ऑफ लेसर ओमेंटम था, जिसमें से हमने इस तरीके से 2 फिंगर पास की थी। एपिप्लाइक फोरामेन में मेरी 2 फिंगर गई थी। जब मैं पीछे से थोड़ा सा जोर देता हूं तो मुझे पोस्टीरियर बॉडी वाल रेट्रोपेरिटोनियम फील होता है, लेकिन मुझे हाथ में लगेगा क्या? पैराइटल पेरिटोनियम। और इसको जब मैं ऐसे थोड़ा जोर दूंगा तो मुझे इंफीरियर वेना केवा, ठीक इस जगह पर इंफीरियर वेना, जहां दरवाजे से आप एंटर ही होते हैं ना, ठीक उस जगह पर इंफीरियर वेना केवा रेट्रोपेरिटोनियम में होती है, बिहाइंड पैराइटल पेरिटोनियम। लेकिन थोड़ा और अंदर जाएंगे ना अगर आप, तो फिर एओर्टा भी आ जाएगा। लेकिन यू आर इन द लेसर सेक, लेकिन लेसर सेक का पोस्टीरियर वाल उस वक्त कौन बना रहा होगा? पैराइटल पेरिटोनियम, और उसके पीछे कौन होगा? रेट्रोपेरिटोनियम। और वहां पर इत्तेफाक से थोड़ा सा मिड लाइन तक आ जाओगे जब, तो तुम्हें मिलेगा उधर एओर्टा। इंफीरियर वेना केवा तो शुरू में मिल गई ना आपको। इंफीरियर वेना केवा तो दरवाजे से जैसे आप एपिप्लाइक फोरामेन में एंटर हुए तो उसका पोस्टीरियर बॉर्डर था, पोस्टीरियर बाउंड्री उसकी बना रहा था कौन? इंफीरियर वेना केवा। लेकिन इंफीरियर वेना केवा स्लाइटली टू द राइट होती है, तो आप और अंदर जाएंगे तो मिड लाइन तक पहुंचेंगे ना,
और मिड लाइन पर उस वक्त एओर्टा है, लेकिन है रेट्रोपेरिटोनियल, और उससे ब्रांचेस निकल रही हैं, उनमें से इत्तेफाक से सीलिएक भी है, और सीलिएक एक दूसरी नंबर ब्रांच दे रही है जिसका नाम है स्प्लीनिक आर्टरी। तो स्प्लीनिक आर्टरी को तुम वैसे ही रन कराते रहो रेट्रोपेरिटोनियम में, उसको कहीं लाने की जरूरत नहीं है। आप रेट्रोपेरिटोनियम में रन कराते रहो और तुम्हें मुलाकात होगी वहां पर एक सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन से। ये ओरिजिनल रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन है, आर्टरी है, लेकिन उस वक्त यहां पर क्योंकि हमें पता है कि पेंक्रियाज का ऑलमोस्ट 80% से ज्यादा हिस्सा रेट्रोपेरिटोनियल हो जाता है, तो फिर इस आर्टरी के साथ उसकी मुलाकात होती है, वो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल, और अब जो ये रेट्रोपेरिटोनियल, वो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। फिर क्या होगा, वो जो आपका पेंक्रियाज है उसके अपर बॉर्डर के साथ ही ये रन करेगी, और अपर बॉर्डर के साथ जैसे ही ये रन करेगी तो आप देखेंगे उसका अपर बॉर्डर क्योंकि पेंक्रियाज खुद छोटे छोटे लोब्यूल से मिलकर बनता है, तो उसका अपर बॉर्डर रफ होता है। तो अगर ये उस रफ बॉर्डर के ऊपर रन करेगी तो इसका मकसद है कि इसका कोर्स जो होगा वो वेवी कोर्स हो जाएगा, क्योंकि स्मूथ बॉर्डर तो नहीं ना पर, इसलिए उसका वेवी कोर्स हो जाएगा। और ये कहां रन कर रही है, बिहाइंड द पैराइटल पेरिटोनियम, और स्टिल बिहाइंड द लेसर सेक आल्सो। ये समझ गए, ये लेसर सेक के बिहाइंड है। इसका मकसद है कि लेसर सेक के बिहाइंड है, तो कितने स्ट्रक्चर्स लेसर सेक के बिहाइंड आप उमूमन देख पा रहे हो? पैराइटल पेरिटोनियम के बाद पीछे कौन कौन से स्ट्रक्चर रफली अगर बताएं तो पेंक्रियाज खुद, उसके भी पीछे पेंक्रियाज तो सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल था ना, उससे भी पहले जो रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन है, तो यहां से वो रन करेंगे तो पेंक्रियाज, उसके साथ रन करती हुई आर्टरी, साथ रनिंग वेन भी, और ये सारे स्ट्रक्चर चलते चलते आप आए तो किडनी भी, फिर सुप्रारीनल ग्लैंड भी, ये सारे स्ट्रक्चर्स कहां हैं? पेरिटोनियम के पीछे। पेरिटोनियम के पीछे, तो पेरिटोनियम के आगे क्या है? लेसर सेक, और उसके आगे कौन है? स्टमक है। इसका मकसद यह है कि स्टमक इन सारे स्ट्रक्चर से सेपरेटेड है बाय मींस ऑफ लेसर सेक, इसलिए इन सब स्ट्रक्चर को मिला के कहते हैं स्टमक बेड। ये स्टमक का बिस्तर है एक तरह से। तो स्टमक बेड इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक ऑफ स्टमक वाया लेसर सेक। दे आर कवर्ड विथ द पैराइटल पेरिटोनियम ऑब्वियसली। और उसी में से कौन? उसी में से पेंक्रियाज भी है, और अब पेंक्रियाज के अपर बॉर्डर पे वेवी जा रही है कौन? इतनी वाइडर आर्टरी क्या है? और तो इसका मकसद है कि जाहिर है ये पेंक्रियाज के ऊपर जा रही है, तो रेट्रोपेरिटोनियल तो जा रही है, स्टमक के तो पीछे ही होगी ना जाहिर है, लेकिन टच नहीं कर रही होगी, लेसर सेक उनको जुदा कर रहा है। और ये इस तरीके से वेवी होती ये यहां पे आ रही है। और ये पहुंचते पहुंचते जब पेंक्रियाज जितना रेट्रोपेरिटोनियल था उतनी ये भी रेट्रोपेरिटोनियल होगी, लेकिन जैसे आपका टेल ऑफ द पेंक्रियाज फिर इंटर हो गया उस छोटे से लिगामेंट में जो आपको दिखाया था, कौन सा? लिनोरिनल लिगामेंट। तो जब टेल ऑफ द पेंक्रियाज लिनोरिनल में इंटर हो गया तो ये भी इंटर हो गई। अब आपके लिनोरिनल लिगामेंट का एक और कंटेंट है द स्प्लीनिक आर्टरी, और स्प्लीनिक आर्टरी कहां पहुंच गई? जहां टेल ऑफ पेंक्रियाज स्ट्राइक कर रहा है, कौन? हाइलम ऑफ द स्प्लीन इन द लिनोरिनल लिगामेंट। और उस जगह पर ये यहां पर रुक गई, और रुक जैसे जाएगी तो आप देखेंगे कि इस जगह पर ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू दी स्प्लीनिक ब्रांचेस। ये इसकी सेगमेंटल ब्रांच जो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो स्प्लीन को ब्लड सप्लाई कर रही है, तभी इसको ज्यादा दिया है ताकि ज्यादा ब्लड जाए उधर और उसके जितने भी काम है वो करे। जैसे ओल्डर जितने भी आरबीसीज होंगे जो अपने 120 डेज पूरे कर चुके हैं वो वहां पर हेमोलाइज होंगे, उसके अलावा ब्लड फिल्टर होगा। इसलिए स्प्लीन को इतनी जरूरत नहीं है एक्चुअली ऑक्सीजन की, कोई इतनी बड़ी ब्लड सप्लाई उसको इतना जबरदस्त फ्लो दें हम उसको, हमें जरूरत है। जैसे किडनी है, अब किडनी आप देखा ना आपने, किडनी 2 किडनीज मिला के कोई 21% ऑफ टोटल प्लाज्मा फ्लो लेती। अब मुझे बताओ किडनी में से क्या सुरखाव के पर लगे हुए, इतनी छोटी किडनी दोनों को मिलाओ तो मुश्किल से कोई 80-90 ग्राम की किडनी है, कोई ब्रेन से भी ज्यादा है क्या? आपने उसको 25% सप्लाई सर उसको दिए, 20 तो दी ही है आपने। 5 लीटर में से 1 मिनट के अंदर 1 लीटर वो ले रहा है, इतनी छोटी सी किडनी। इसलिए नहीं कि कोई उसको इतनी ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए ताकि ब्लड जल्दी से फिल्टर हो जाए। तो इसका मकसद है कि अगर आप 1 मिनट में 1 लीटर वहां से गुजारते हो तो रफली पूरा ब्लड उसके पास से 5 मिनट में तो गुजर जाता होगा, और 5 मिनट में हमारा ब्लड पूरा जितना भी फिल्टर होना है वो फिल्टर हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी साइज को देख के ब्लड ही कम भेजोगे तो नुकसान किडनी को नहीं है, नुकसान ह्यूमन बीइंग को खुद होगा, क्योंकि फिर वो ब्लड अगले हो सकता है 50 मिनट के बाद क्लियर हो। तो ये ड्रग्स वगैरह टॉक्सिन्स ये सारी, ये क्रिएटिनिन ये फलां, ये कैसे आपका क्लियर होगा? वो क्लियर तब होगा जब इसको फ्लो ज्यादा दे। तो हमेशा हर मार तो हालांकि स्प्लीन भी है, स्प्लीन का टोटल साइज जो होता है ना, टोटल जो इसकी वेट होती है वो रफली वेट होती है मुश्किल से 100 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक। लेकिन अगर किडनी स्प्लीन की अगर साइज बढ़ जाए जिसको हम कहते हैं स्प्लीनोमेगेली, तब भी आपको वो फील नहीं होगी एज सच। कॉस्टल मार्जिन से जैसे ही उसकी फीलिंग शुरू हो जाए ना आपको,
तो ये आगे चल के मैं आपको एनाटॉमी ऑफ द स्प्लीन में बताऊंगा कि वो अगर 3 टाइम्स मोर द साइज एंड वेट ऑफ द स्प्लीन हो जाए तो या जाके आपको अब थोड़ा सा स्प्लीन फील होना शुरू हो जाएगा। 3 टाइम्स मोर यानी आपको फील हुई तो समझ लो कि वो 3 गुना बढ़ चुकी है पहले ही। लिवर में ऐसा नहीं है, लिवर फौरी तौर पे थोड़ा भी बढ़ेगा तो आपको एकदम से फील होगा। वो 3 टाइम्स मोर बढ़ने के बाद, क्योंकि हायर अप होती है और आपको पता है वो 9, 10, 11th रिब के अंडर कवर होती है। 12th रिब से जैसे बाहर मुंह निकालेगी तो आपको नजर आएगा, वो मुंह तब निकालेगी जब उसकी साइज कम से कम 300-400 ग्राम से ज्यादा उसकी वेट हो चुकी होगी और 3 टाइम्स मोर उसकी साइज हो चुकी होगी। और ये इतनी बड़ी आर्टरी आप उसको दे रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्प्लीनिक आर्टरी। और ये स्प्लीनिक आर्टरी इस वक्त यहाँ पे स्प्लीनिक ब्रांचेस जैसे आपने फैलाई हैं इसकी, फौरी तौर पे आप क्या करेंगे, इसके अपर पोर्शन से यहां 2 या 3 आर्टरियां फंडस की तरफ भेजेंगे। अब देखिए हम दे रहे हैं इस वक्त, अब जो फंडस की तरफ भेजेंगे तो कुछ उसके बिहाइंड में भी जाएंगी, तो एक तरह से ग्रेस्प करेंगे इसको फ्रंट एंड द बैक से। और जब ये ऐसे जाएंगी तो आपको पता है ग्रेटर मोमेंटम, आपको ग्रेटर कर्वेचर की तरफ ग्रेटर मोमेंटम जाता है। और आपको मैंने एम्ब्रियोलॉजिकली बताया है कि लीनोरिनल लिगामेंट में अंदर गया, वहां से स्प्लिट हुई, अब आपके स्टमक की तरफ बढ़ने वाली हर आर्टरी एक और लिगामेंट के थ्रू जाएगी, वो होगा गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। तो ये जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज हैं, दीज विल बी द कंटेंट्स ऑफ गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। और आपको इस वक्त स्टमक की ये सेकंड ब्लड सप्लाई मिली है आफ्टर लेफ्ट गैस्ट्रिक। लेकिन सिर्फ मामला यहां नहीं है, ये तो यहां है ही, गैस्ट्रोस्प्लीनिक में लोअर डाउन आपको एक और आर्टरी मिलेगी जो वंस अगेन अब की बार अपर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर सप्लाई करेगी। जैसे वो था ना अपर पार्ट ऑफ लेसर कर्वेचर, तो ये अपर पार्ट ऑफ ग्रेटर कर्वेचर, और ये भी आगे से भी ब्रांचेस देगी और ऐसी पीछे से भी ब्रांचेस देगी, तो ग्रेस्प कर लेगी ग्रेटर कर्वेचर के अपर पार्ट के साथ रिलेटेड जो आपका बॉडी ऑफ स्टमक है। इसको भी हम कहते हैं गैस्ट्रो एपिपोलाइक आर्टरी। तो दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रो एपिपोलाइक, क्योंकि अपर हाफ है इसलिए ये लेफ्ट है। जैसे ये अपर हाफ था तो इसका नाम हमने लेफ्ट गैस्ट्रिक डाला था, तो इसका नाम है गैस्ट्रो एपिपोलाइक आर्टरी। अब जितनी आर्टरियां बता रहे हैं उतनी वेन्स भी हैं उन्हीं नामों से। और अगर ये सीलियक की ब्रांच है तो इसका मकसद ये कि वो ट्राइब्यूटरीज किसी तरीके से सीलियक वेन में डालनी चाहिए। सीलियक वेन ऐसा होती नहीं है और इसी जगह पर उसको रिप्लेस पोर्टल वेन करती है। ये चल के मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा, लेकिन यहां सिर्फ आप इसको देख लें कि ये आर्टरियां और इनकी ब्रांचेस कैसे स्प्रेड होती हैं, फिर इन्हीं नामों से हम वेनों को वापस लेके आएंगे और फिर उनका डायग्राम, उनकी शक्ल ही आपको बताएगी कि ये वेन कौन सी है, नाम आप खुद ही डाल सकते हो उन पर। अब यहां पर आप देखें ये स्प्लीनिक वेन है और ये अब लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है, और ये आपने देखा शॉर्ट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलाइक। माने आप इस वक्त 3 सोर्सेज स्टमक के ब्लड सप्लाई के कर चुके हो और साथ में इसोफेगस भी, माने फोरगट सप्लाई होता जा रहा है। और क्योंकि फोरगट का ही हिस्सा है स्प्लीन, क्योंकि वो डार्सल मेसोगैस्ट्रियम से अपीयर हुआ है उसके लेफ्ट लीफ से, तो इसकी भी सप्लाई की जिम्मेदारी यकीनन सीलियक आर्टरी की है और सीलियक आर्टरी ने मेजर ब्रांचेस दे दी उसको, तो स्प्लीन भी आपकी सप्लाई हो चुकी है। अब जो सप्लाई नहीं हुआ अभी फोरगट का, वो है रेस्ट ऑफ द स्टमक, हाफ ऑफ योर डिडिनम, और इसके साथ साथ है बिलियरी ट्रैक्ट, पेंक्रियाज एंड द लिवर। ये स्ट्रक्चर जब आप कवर कर लेंगे तो फिर इन स्ट्रक्चर्स की कवरेज से फिर आपकी फोरगट की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। आपने 2 आर्टरियां तो पहले ही कर दी हैं। अब ये जो आर्टरी इस वक्त यहां पर आपको दिखाई जा रही है, ये लेसर सेक के बिहाइंड पास हो रही है। इसका मकसद ये हो गया कि अगर स्टमक के अंदर मौजूद हो कोई अल्सर, जिसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर, और वो उसका पोस्टीरियर वाल में अगर हो, ये लेसर कर्वेचर यहां है और यूजुअली लेसर कर्वेचर के अराउंड होती है पेप्टिक अल्सर, अगर ये इसके पोस्टीरियर वाल में हो और वहां से परफोरेशन हो जाए, जो आजकल पेप्टिक अल्सर में परफोरेशन रेयरली आप देखेंगे, क्योंकि एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स और ये इसकी डायग्नोसिस आजकल इतनी कॉमन हो गई है कि इस लेवल तक कोई पहुंच जाए कि वो परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर हो जाए, ये रेयरली आप देखेंगे। तो अगर वो पेप्टिक अल्सर, क्योंकि पेप्टिक अल्सर ओल्ड एज में ज्यादातर स्टमक में होता है और यंग इंडिविजुअल्स में वो ज्यादातर डिडिनम में होता है। स्टमक में अगर किसी को हुआ तो यूजुअली उसका पेन उम्मन खाना खाने के फौरन बाद होता है, क्योंकि स्टमक के जब अंदर आ गया अल्सर यहां है तो फौरन ही होगा ना यकीनन। अगर ड्यूडिनम में हुआ तो वो खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आप खाना खाते हैं वो पाइलोरिक स्फिंक्टर उस वक्त टाइटली क्लोज हो जाता है, तो एसिडिक कंटेंट्स आपके ड्यूडिनम में जाते ही नहीं है, तो फिर आपकी एसिडिटी कैसे और एसिड उसको कैसे इरिटेट करेगा, तो पेन नहीं होगा। इसका मकसद क्या है कि पेन होगा कब होगा, जब 2-2.5 घंटे बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर खुलेगा और एसिडिक कंटेंट्स आपके अंदर जाएंगे। इसलिए ये पेन उम्मन खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद होता है, और खाना खाने के 2-2.5 घंटे बाद उम्मन खाना खाने के बाद थोड़ी भूख भी लगती है, इसलिए ये पेन उम्मन हंगर पेन भी कहलाता है। ये हंगर की वजह से, यानी जब आपको भूख लगेगी तो ये जो पेन होगा ना आपका, ये यूजुअली ड्यूडिनल होता है, क्योंकि फौरी तौर पे जो पेन हुआ वो तो गैस्ट्रिक होगा।
ये समझ गए, ये गैस्ट्रिक होगा। जो आपका गैस्ट्रिक पेन होता है, जो खाना खाने के फौरन बाद आपको होता है भी ओल्ड एज में ज्यादा है लोगों को, वो उम्मूमन रिलीव होता है कब? जब आपको वोमिटिंग आती है, क्योंकि वो एसिड सारा और फूड निकल जाता है, तो आपको रिलीफ मिलता है। और जो ड्यूडिनल पेन होता है, वो जब होता है आपको, तो वो रिलीफ कब होता है? जब आप खाना खाते हैं, जो उल्टा देखिए बराबर। क्यों? जैसे आप खाना खाते हैं, पाइलोरिक टाइटल क्लोज हो जाता है और फर्दर सप्लाई ऑफ एसिड बंद हो जाती है और ड्यूडिनल पेन आपका रिलीव हो जाता है। तो उमूमन आप क्या करते हैं, यंगस्टर्स जो उमूमन जिनको इस तरीके से एसिडिटी होती है यहाँ जब पेन उनको फील होता है यहाँ पर, तो उमूमन क्या करते हैं, उठ के वो फ्रिज खोल के कोई बिस्किट या इस किस्म की चीज़ खा लेते हैं और वो पेन डिसअपियर हो जाता है। ये पेन किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है? ड्यूडिनल पेन की। क्योंकि अगर खाने से पेन आपको होता ना फौरन, तो ये फिर होता आपका, ये खाने से जा रहा है आपका पेन, ये ड्यूडिनल है और यंग एज भी होता है पेशेंट को। अब अगर फॉर एग्जांपल ये परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर है और परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर इस तरीके से अगर पीछे गश करके इसे गई और एसिडिक कंटेंट्स भी पीछे गए, तो जो आर्टरी रप्चर हो जाएगी और हेमरेज हो जाएगी, वो होगी स्प्लीनिक आर्टरी। तो स्प्लीनिक आर्टरी विल बी, लेकिन ड्यूडिनल अगर अल्सर रप्चर हो जाए तो कोई और आर्टरी आएगी, वो आपको चल के बताते हैं। ये उमूमन क्वेश्चन आता है इधर, ताकि अब यहां किसकी रिलेशन इंपॉर्टेंट हुई? रिलेशन इंपॉर्टेंट हुई स्टमक की स्प्लीनिक आर्टरी के साथ। ये एनाटॉमी पढ़ाने का मकसद दरअसल यही होता है। ये नहीं है कि सिर्फ आपको रट लिया और ब्रांचेस को और इनको बैठ के आंखों में इस तरीके से आप फिंगर टिप्स पे आपको हुई, नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए कि ये परफोरेशन हुई है, क्या होगा, और इस तरीके से कैसे पेन पीछे बैक में शूट कैसे होता है, क्योंकि उधर पीछे फिर पेनक्रियाज भी है। और ये आप पूरा का पूरा इस तरीके से आप देखेंगे। अब ये देखिए 2 आर्टरियां तो आप देख ली, अब फोरगट का बड़ा हिस्सा बाकी है। और अगर बड़ा हिस्सा बाकी है तो ये जो पीछे की तरफ आप जाके देख रहे हो, तो ये आर्टरी ऐसे नहीं समझें कि ये सिर्फ आर्टरी ऐसे ही चलिए और द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज को भी ब्रांचेस देती हुई गई है, पेंक्रियाटिक ब्रांचेस। किसको? पेंक्रियाज के बॉडी के मोस्ट ऑफ द पोर्शन को अप टू द टेल ये ब्रांचेस मिलती गई हैं उसको। क्यों? क्योंकि पेंक्रियाज भी तो फोरगट का ऑर्गन है। मोस्ट ऑफ द पेंक्रियाज इज फोरगट ऑर्गन, दो द लिटिल पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज इज मिडगट ऑर्गन। अब यहां से मैंने अगर इसको यहां किया तो मेरा पेंक्रियाज का जो हेड है वो तो इधर है और ये यहां आया है ऐसे। इसका मकसद है कि अगर तुमने ब्रांचेस दी भी तो हेड को तो तुमने नहीं सप्लाई किया, माने इसका मकसद है कि हेड को सप्लाई करने के लिए कोई और आएगा। माने फोरगट के अंदर सीलिक आर्टरी की अभी बहुत जिम्मेदारियां बाकी हैं। अभी उसको पेंक्रियाज का हेड सप्लाई करना है, अभी उसको ड्यूडिनम सप्लाई करना है, लोअर पार्ट ऑफ दी स्टमक सप्लाई करना है, गॉल ब्लैडर भी रहता है, लिवर रहता है। ये सारी चीजें सप्लाई करने के लिए जो अब जो तीसरी इसकी मेजर ब्रांच आ रही है, तीसरी और लास्ट ब्रांच जो इसकी है, जो हम आपको इसमें ग्रीन में दिखा रहे हैं, वो आपकी है ये दिस वन। ये है जिसको हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। वैसे हेपेटिक भी कहते हैं, लेकिन आप इसको कहें कॉमन हेपेटिक आर्टरी। दिस इज कॉल्ड द कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी क्या करेगी? द कॉमन हेपेटिक आर्टरी विल नाउ एंटर इन द 2 लेयर्स ऑफ योर लेसर ओमेंटम। और राइट फ्री एज ऑफ लेसर ओमेंटम देखा था ना आपने, राइट फ्री एज ऑफ लेसर ओमेंटम आप देख चुके हो। और जब आप राइट फ्री एज में हाथ डालते हो तो वो डबल लेयर होता है। उस डबल लेयर वाले उस लिगामेंट को, वैसे तो लेसर ओमेंटम है, लेकिन उस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। भाई पूरा जो लेसर ओमेंटम है उसके अगले वाले हिस्से को, जहां से आप एपियोलार फोरामेन में हाथ डालते हो, उस टुकड़े को हम क्या कहते हैं? क्योंकि वो स्टमक से लेकर ड्यूडिनम तक होता है ना। और उसके डबल लेयर को थोड़ा सा थिक बनाते हैं, क्योंकि इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर छुपे हुए हैं। एक तो पोर्टल वेन है, दूसरी हेपेटिक आर्टरी है, तीसरी बाइल डक्ट है। तो हेपेटिक आर्टरी उसके अंदर एंटर हो गई है। अब जैसे हेपेटिक आर्टरी उसके अंदर एंटर हो गई है, तो एंटर होने के बाद उसका टारगेट है कहां? टू स्लीप ओवर द पोर्टल वेन व्हिच इज ऑलरेडी प्रेजेंट देयर इन द हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट। लेकिन ऐसा करने से पहले एकदम से जंप लगा के ब्रांच नीचे भेजेगी, क्योंकि ब्रांच नीचे तो बाद में भेजेगी, एकदम से पहले तो ब्रांच राइट इसे लेसर कर्वेचर की तरफ भेजेगी। लेकिन लेसर कर्वेचर का कौन सा हाफ? लोअर हाफ, यानी राइट हाफ। इसलिए और ये फिर इसी में, यानी किसमें? लेसर ओमेंटम के 2 लेयर्स के बीच में ऊपर से आने वाली उस आर्टरी के साथ एनास्टोमोस कर लेगी। कौन सी? लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ। अगर वो लेफ्ट है तो ये राइट है। तो राइट गैस्ट्रिक किसकी ब्रांच हुई? कॉमन हेपेटिक की। और कॉमन हेपेटिक की राइट गैस्ट्रिक ब्रांच है। इससे क्या सप्लाई हुआ? इससे सप्लाई हुआ आगे भी और पीछे भी, लोअर पार्ट ऑफ आपका स्टमक क्लोजर टू लेसर कर्वेचर। ये चौथी सोर्स है आपके स्टमक की। लेकिन आप चलते रहें और जैसे आप यहां से चलेंगे, यहां से, तो आप यहां पर देखोगे कि आपकी हेपेटिक जारी है, कॉमन हेपेटिक जारी है आपकी। और जैसे आप अपवर्ड राइज करोगे, किसमें? हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट में, स्लीपिंग ऑन योर पोर्टल वेन। ये देखिए पोर्टल वेन,
तो नीचे जब आप देखोगे तो नीचे क्या पाओगे, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम, फर्स्ट इंच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, एक ब्रांच लटका दें आप ऐसे नीचे, कहां, बिहाइंड द ड्यूडेनम, और ये आपको ब्रोंकियल मिली ऐसे। जैसे ये ड्यूडेनम को कवर करते हुए बिहाइंड आ गई, और जैसे ड्यूडेनम खत्म हो गया तो यहां फंसी किसमें, यहां तो पेंक्रियाज है, तो एक ब्रांच इसको फ्रंट में भेज देगी, एक ब्रांच पीछे भेज देगी। अगर इस तरीके से किया उसने, तो ये एक ब्रांच आगे और एक ब्रांच पीछे जब भेजी तो वे सप्लाई ऐसे होगी, आगे वाली ब्रांच ड्यूडेनम के आगे के हिस्से को सप्लाई और पेंक्रियाज के हेड को आगे किस तरफ से सप्लाई, और जो पीछे की तरफ ब्रांच गई है वो ड्यूडेनम को पीछे से सप्लाई और हेड को बिहाइंड से सप्लाई, क्योंकि उसने ड्यूडेनम को और इसको सप्लाई। लेकिन ये तो बाद में करेगी, जैसे ही इसने ड्यूडेनम को क्रॉस किया, सबसे पहली जिम्मेदारी ये होगी कि एक लंबी सी ब्रांच भेज दे अलोंग दी ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक लोअर पार्ट, जो एनास्टोमोस बना दे, किसके साथ, ऊपर से आती हुई लेफ्ट गैस्ट्रोपेप्लाई के साथ, अगर वो लेफ्ट तो ये राइट गैस्ट्रोपेप्लाई। इसका मकसद ये हुआ कि आपने यहां पर देखा कि कॉमन हेपेटिक आर्टरी की दो ब्रांचेज हैं, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक और दूसरी ये जो अभी मैंने नीचे उतारी है, जो मैंने नीचे उतारी है सॉरी राइट गैस्ट्रिक, वन इज राइट गैस्ट्रिक, और दूसरी जो अब यहां पे मैंने उतारी है नीचे, जो ड्यूडेनम के पीछे से गई है, जिसका मेन काम क्या हुआ, मेन काम यह हुआ कि स्टमक को भी सप्लाई करे और पेंक्रियाज को भी सप्लाई करे, और साथ में क्यों ना ड्यूडेनम को भी करे। तो इसका मकसद यह हो गया कि इस आर्टरी ने, ये जो इस वक्त ड्यूडेनम के पीछे है, ये सही मानों में ड्यूडेनम को भी सप्लाई कर रही है और स्टमक को भी सप्लाई कर रही है, और जब ड्यूडेनम को कर रही है तो उसके एडजेसेंट पार्ट ऑफ पेंक्रियाज को भी कर रही है। तो सही मानों में गट के किस हिस्से को सप्लाई कर रही है, अगर हम इंटेस्टिनल ट्रैक्ट लें अगर, तो गट का कौन सा हिस्सा सप्लाई हुआ है, फोरगट के कौन से हिस्से सप्लाई हुए इससे, एक स्टमक और दूसरा ड्यूडेनम खासतौर पे। इसलिए इस ब्रोकन लाइंस के साथ जो मैंने आर्टरी बताई, इसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी, स्टमक आप ड्यूडेनम के पीछे से पास हो रही है, और अगर ड्यूडेनम के पोस्टीरियर वाल में अगर कोई अल्सर है, एक्चुअली अल्सर ज्यादातर एंटीरियर वाल में होता है, अगर ये पोस्टीरियर वाल में अल्सर है और एरोड होते होते वो रप्चर हो गया, तो जो सीवियर हेमरेज होगी वो अब की बार गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की वजह से होगी। और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी आगे चल के जब ड्यूडेनम को क्रॉस किया तो उसने दो ब्रांचेस दे दी, जब नाम ही है उसका गैस्ट्रोड्यूडेनल, तो एक ब्रांच फेंकी है किस तरफ, ड्यूडेनम की तरफ, और दूसरी स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर। लेकिन जो ड्यूडेनम की तरफ भेजी है ना उसने, वो आगे वो एक नहीं भेजी है, दो भेजी है, क्योंकि वो कर्व में आएगी, उसमें सी शेप कर्व में, एक पेंक्रियाज के आगे, हेड के आगे, एक पेंक्रियाज के हेड के पीछे। जो आगे वाली आएगी वो आगे से सप्लाई करेगी, पीछे वाली पीछे से, जो आगे आएगी वो ड्यूडेनम को आगे से, वो पीछे वाली ड्यूडेनम को पीछे से। तो ये जो आर्टरी यहां से लटकाई है हमने, तो जो आर्केड बनाती है ऐसे, किसकी ब्रांच, गैस्ट्रोड्यूडेनल की। तो गैस्ट्रोड्यूडेनल की दो ब्रांचेस हुई ना आपको, एक ये और एक स्टमक वाली, लेकिन ये दोनों ब्रांचेस किससे आई, गैस्ट्रोड्यूडेनल से। और गैस्ट्रोड्यूडेनल किसकी ब्रांच है, कॉमन हेपेटिक की। तो ये जो ब्रांच है ना, जहां जिसने पेंक्रियाज को भी सप्लाई किया और ड्यूडेनम को भी, इसको हम कहते हैं पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी। लेकिन इसकी रेंज कहां तक होगी, फोरगट तक। माने इसका मकसद है कि जिस जगह बाइल डक्ट ओपन हो जाए, इससे आगे ये नहीं जाएगी। माने इसका मकसद है कि इसने भी पूरा हिस्सा हेड का सप्लाई नहीं किया होगा यकीनन, क्योंकि नीचे का पार्ट जो है, जो सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम के रिमेनिंग हिस्से के साथ रिलेटेड होगा, वो तो फिर मिडगट के रेंज में आ जाएगा। तो उसकी सप्लाई फिर कहां से आएगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक से आएगी। तो इसका मकसद यह हुआ कि यहां आप रोक देंगे, आपकी सीलिएक आर्टरी की हद इधर आके खत्म हुई है, और उसके बाद सीलिएक आर्टरी की हद यहां आके खत्म हुई, तो फोरगट का हिस्सा और कम से कम स्टमक के 5 सोर्सेज आपको मिल चुके हैं, और इसके साथ साथ 2 लिगामेंट्स भी आप कर चुके हो, जिनके कंटेंट्स भी देख चुके। स्प्लीनिक आर्टरी की इंपॉर्टेंट रिलेशन स्टमक के साथ कर चुके, स्टमक वेट का अंदाजा हो गया आपको, साथ में गैस्ट्रोड्यूडेनल की आप रिलेशन देख लिया आपने, पेप्टिक अल्सर और परफोरेशंस के साथ क्या क्या है, और ये सारी चीजें इस तरीके से यहां पर हम देख रहे हैं। उसके बाद आप देखें अभी जो रहता है हमारा, उस हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट में आप इसको और असेंड करा के इस कॉमन हेपेटिक को लेके जाएं, लेकिन अब कॉमन हेपेटिक का नाम कॉमन हेपेटिक न रहते हुए जस्ट प्रॉपर हेपेटिक पड़ चुका है। किस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसने गैस्ट्रोड्यूडेनल दी है, क्योंकि गैस्ट्रोड्यूडेनल देने के टाइम तक उस आर्टरी की जिम्मेदारी थी स्टमक को भी सप्लाई करना, ड्यूडेनम को भी, पेंक्रियाज को भी, और लिवर को तो है ही। तो तब तक उसका नाम हम डालेंगे कॉमन हेपेटिक। लेकिन जैसे ही यहां पर हमने डॉट लगाया और गैस्ट्रोड्यूडेनल का मामला हो गया, और साथ में ये राइट गैस्ट्रिक भी हो चुकी, तो फिर अब जो आर्टरी रह गई है ना, वो फिर प्रॉपर हेपेटिक आ जाएगी, क्योंकि अब सिर्फ आपको सप्लाई करना है
हेपेटिक और बिलियरी डक्ट्स, ये और बात है कि बिलियरी डक्ट से अपीयर होता हुआ गाल ब्लैडर, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। तो इसका मकसद है कि ये अब अराइज होगा, ये ऊपर जाएगा कहां, आपके हेपेटोड्रीनल लिगामेंट में। किसके ऊपर लेटा हुआ, पोर्टल वेन के ऊपर लेटा हुआ। और अगर ये पोर्टल वेन के लेटा हुआ है तो इसके राइट तरफ उसी पोर्टल वेन के ऊपर लेटी हुई होगी बाइल डक्ट। ये 3 स्ट्रक्चर ही तो होते हैं जो इस जगह पर मौजूद है। और ये आप ऊपर लेते जाएं या आप स्ट्राइक करें कहां पर, विसरल सरफेस ऑफ द लिवर पर। और एक ही जगह होगी जहां से चीजें आती जाती हैं, उसको अमूमन कहते हैं हाइलम। लेकिन जहां लिवर में इत्तेफाक से उसको हम हाइलम नहीं कहते, हम उसको कहते हैं पोर्ट, जहां से चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं, उसको हम कहते हैं पोर्ट ऑफ द लिवर। और इसीलिए उसका नाम पड़ गया पोर्टा हेपेटिस, हेपेटिक पोर्टल। तो इसका मकसद है कि ये आर्टरी आपकी जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है, सारी जो आपकी हेपेटिक आर्टरी है, कॉमन हेपेटिक, जिसको अभी प्रॉपर हेपेटिक नाम डाल चुके हैं, ये कहां जाएगी, हाइलम तक पहुंचेगी। हाइलम के पहुंचने के थोड़ा पहले वी शेप मैनर में ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास 2 लोब्स हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो राइट विल सप्लाई द राइट एंड लेफ्ट विल सप्लाई द लेफ्ट। हाइलम का दूसरा नाम है, वहां हाइलम नहीं डाल रहे हैं, थोड़ा सा उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं थोड़ा सा कि बाबा ये इसका हाइलम नहीं कहो, सबका हाइलम का है, ये लिवर, लंग में हाइलम, स्प्लीन में हाइलम, लिम्फ नोड में हाइलम, और बहुत सारे हैं जहां हाइलम वर्ड आपका पड़ता है। लेकिन यहां इत्तेफाक से हाइलम नहीं डाला है, आप डालना चाहते आपकी मर्जी है, लेकिन बुक में उसको पोर्टा हेपेटिस के नाम से जाना गया। और इसमें अभी इंटर हुआ है क्या, हेपेटिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिस, आपकी प्रॉपर हेपेटिक की 2 ब्रांचेस, अकेली वो खुद नहीं, और किसके ऊपर लेटी हुई, पोर्टल वेन के ऊपर लेटी हुई। तो पोर्टल वेन की भी 2 ब्रांचेस, और इसके राइट तरफ क्या था, बाइल डक्ट, तो बाइल डक्ट की भी 2 ब्रांचेस। इसका मकसद है कि पोर्टा हेपेटिस में 6 सुराख हो जाएंगे, समझिए। तो इसका मकसद है कि राइट और लेफ्ट, और इस तरीके से अगर राइट और लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक आर्टरी है तो फिर पता चलेगा ये 2 तरफ से आप इस तरीके से लेके गए तो फिर पता चलेगा कि आपकी जो हेपेटिक आर्टरी है या इसकी राइट हेपेटिक आर्टरी एक ब्रांच इस तरफ भी फेंक देगी जो गाल ब्लैडर को सप्लाई करेगी। ये हमारी आर्टरी जिसको हम कहते हैं सिस्टिक आर्टरी, बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है। राइट हेपेटिक आर्टरी और सिस्टिक आर्टरी आगे चल के मैं आपको लिवर में बताऊंगा। उन्होंने गाल ब्लैडर को रिमूव करने के लिए खास तौर पे बाइल डक्ट को, इन सारी चीज़ों को पहले एक्सपोज करते हैं। इवन क्लोज सर्जरी में भी, जिसको हम कहते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको लेप कोली भी कहते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी, तो वहाँ पर पहले ये मैं आपको फिर लिवर की एनाटॉमी में बताऊंगा कि फिर उस एरिया को फिर एक्सपोज करते हैं, फिर ये सिस्टिक आर्टरी और ये एक्सपोज करते हैं और सिस्टिक डक्ट वगैरह भी, और उसके बाद उनको क्लैंप लगाते हैं और फिर ये कट करके गाल ब्लैडर निकाल लेते हैं। और इस पूरी सर्जरी के अंदर उमूमन जो राइट हेपेटिक आर्टरी है ये खासी थ्रेट में रहती है उमूमन, तो अच्छा खासा उसको एक्सपोज किया जाता है कि कैसे देखें कि सिस्टिक आर्टरी कैसे उससे अपीयर हो रही है, क्योंकि फिर इसको अगर सही तरीके से लाइगेट नहीं किया तो फिर पोस्ट ऑपरेटिव हेमरेज के चांसेस होते हैं। तो ये यहाँ पर हमने, अब आप मुझे बताएं ये पूरे फोरगट के रीजन में जितने भी आर्गन से कोई एक आर्गन हो जो यहाँ रह गया हो, अब आप अगर लिवर की तरफ जाएंगे तो उसकी ब्लड सप्लाई आपको मिल गई, थोड़ा बहुत तो दिखा भी चुका मैं कि पोर्टल वेन गई है, उसके अंदर 70% ब्लड सप्लाई टू द लिवर इज थ्रू द पोर्टल वेन। हालांकि आप कहेंगे सर पोर्टल वेन में तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, भाई कोई भी हो, ब्लड सप्लाई भाई फ्लो तो है ना, ब्लड तो है ना, आप थोड़ी को ब्लड के अंदर बैठ के अब ऑक्सीजन की बैठ के कंसंट्रेशन तय करेंगे। 70% फ्लो इस वक्त जो ब्लड का इस वक्त लिवर में पड़ा हुआ है वो पोर्टल वेन का ब्लड है। आप कहेंगे मुझे तो फिर प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी चाहिए होगा, तो उसका इंतजाम भी है, वो आपकी हेपेटिक आर्टरी अभी जो आई है वो प्योरली ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 30% ब्लड उससे आता है, तो ज्यादा ब्लड डीऑक्सीनेटेड होता है। उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही नहीं होता, उसके अंदर सारे प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी होते हैं जो लिवर के अंदर आते हैं, तभी तो पोर्टल वेन ऐसे थोड़ी ना बनाया है। और उसके साथ साथ ये भी ब्लड, और ये दोनों ब्लड जाके मिक्स हो जाएंगे, आपके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन पोर्टल ब्लड वाले की जो ये डाल दोगे तो वो थोड़ी सी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगी उसकी, और आपको ऑक्सीजनेशन अच्छी खासी मिल जाएगी आपके लिवर को। लेकिन ये 2 ब्लड्स होते हैं, और इसी वजह से ऐसे आर्गन को जिनमें ड्यूअल सप्लाई होती है, ऐसे आर्गन की उमूमन इन्फेक्शन जो है वो रेयर होती है। लंग आपने देखे उसको ड्यूअल सप्लाई है, एक सप्लाई वो जिसके लिए वो ब्लड खुद आता है प्यूरिफाई होने के लिए, पल्मोनरी ब्लड जो पल्मोनरी आर्टरियों से आता है, और एक वो जो ब्रोंकियल ब्लड है जो उसकी अपने पेरेन्काइमा उसको मेसेनकाइमल टिश्यू को सप्लाई करता है, जिसका ब्रोंकियल आर्टरीज, तो उसको ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं वहाँ पर। और यहाँ पर भी ड्यूअल ब्लड सप्लाई है, अच्छी खासी ब्लड सप्लाई, 70% ब्लड सप्लाई फ्रॉम दी पोर्टल एंड 30 फ्रॉम दिस। ये पूरा जो अब इस वक्त आपने यहाँ पे देखा, अब इसमें देखो आपको लिवर की ब्लड सप्लाई मिल गई और सिस्टिक आर्टरी के जरिए आपको हेपेटिक आर्टरी के जरिए सिस्टिक आर्टरी मिली, गाल ब्लैडर हो गया। पेंक्रियाज आपने देखा अभी आपकी स्प्लीनिक आर्टरी से भी सप्लाई दिया, उधर पेंक्रियाटिकोड्यूडिनल से भी दिया, और पेंक्रियाटिकोड्यूडिनल अभी यहाँ है, आधा क्या है, इसका मकसद है आधा कहां से आएगा, नीचे से। आर्टरी कौन सी, सुपीरियर मेसेंट्रिक,
तो ये जो ऊपर से आने वाली ब्रांच है और जो नीचे से आने वाली है, दोनों का नाम सेम है, लेकिन इस ऊपर से आने वाली का नाम है सुपीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूडिनल, जो नीचे से आएगी इन्फीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूडिनल। इसका मकसद है कि आपके इस सीलियक आर्टरी का एंड इस जगह हुआ है, जबकि बिगिनिंग इस जगह से हुई थी। इस जगह पे वो किसी और से एनास्टोमोस करेगा, इस जगह से तो वो किसी न किसी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के किसी ब्रांच से करेगा, और वहां वो किसी और आर्टरी से, किसी और के मतलब एओर्टा के किसी ब्रांच से, इसोफेजल आर्टरियों से, उनसे ये एनास्टोमोस करेगा। ये है आपका सीलियक आर्टरी का कहल। अब सीलियक आर्टरी के बाद आप देखें जो दूसरी आर्टरी लेके आ रहे हैं आप, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब सीलियक आर्टरी देखो, इस जगह पर आपको थोड़ा सा वाइड करके दिखाया है कि ये सीलियक आर्टरी किस तरीके से यहाँ पर, ये देखें आप यहाँ पे, ये स्प्लीनिक आर्टरी, ये स्प्लीनिक ब्रांचेस हुई हैं इसकी, और साथ साथ आप यहाँ पे देख रहे हैं दीज आर दी पैंक्रियाटिक ब्रांचेस, और ये ऊपर से ये गिरा रही है ब्रांच सुपीरियर पैंक्रियाटिको-ड्यूडिनल, और सम ब्रांचेस अगेन ये भी आप यहाँ पे देखिए, ये कट लगाया है इसको ताकि आप देख पाएंगे इसको, ये ऊपर इसकी पैंक्रियाटिक, और ये देख रहे हैं यहाँ से दिस इज द सिस्टिक आर्टरी। अब देखिए दूसरी जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड दी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब इसको देखें यहाँ पे, ये डायग्राम में थोड़ा जहन में आप ले आए, ये ब्लू कलर का तो पैराइटल पेरिटोनियम होगा। ये इस वक्त यहां पर ये देखें, ये है ट्रांसवर्स कोलोन है, ये ऐसे नीचे गिरा हुआ था, आपने ऊपर उठाया ऐसे, क्योंकि उसको मेसेंट्री है कौन सी। अगर मैं उसको ऐसे ऊपर उठाऊं, वैसे तो ऐसे गिरा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर उठाऊं ऐसे, थोड़ा सा खींच लूं ऐसे बाहर की तरफ, वैसे इसने तो ऊपर उठाया ऐसे बाल्टी के हैंडल की तरह, लेकिन अगर आप इसको ऐसे आधे तक उठाएं और जहां इससे ट्रांसवर्स कोलोन को पकड़ें, तो पीछे जाके इसकी मेसेंट्री होगी कि नहीं, दो लेयर्स होंगे मेसेंट्री के, दो लेयर्स होंगे। ये जो मेसेंट्री के दो लेयर्स हैं, इसको अगर मैं पीछे से फॉलो करूंगा ना अगर, तो ये किसको टच करेंगे, बॉडी वाल को, पोस्टीरियर बॉडी वाल को, टू बिकम कंटिन्यूअस विथ पैराइटल पेरिटोनियम। जिस जगह पर वो टच करते हैं उस जगह इत्तेफाक से पेंक्रियाज होता है। आपसे पेंक्रियाज इंट्रापेरिटोनियल था, पेंक्रियाज रेट्रोपेरिटोनियल हो चुका था। अब ये अगर उसको टच करेगा कौन, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, कहां, ये पेंक्रियाज है, और अगर पेंक्रियाज को आप ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन काटोगे ना, तो पेंक्रियाज का जो शेप, जो उसका जिसका स्ट्रक्चर आएगा ना, ट्रांसवर्स सेक्शन अगर आप काटेंगे तो बिहाइंड से ये ऐसे आएगा और फ्रंट से ये थोड़ा सा ऐसे आएगा। ये क्या मैं बता रहा हूं, ये मैं इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में ऐसे करके बता रहा हूं आपको, लाइक दिस। इसका मकसद ये है कि ये जो इसका थोड़ा सा ब्लंट बॉर्डर बन गया, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ, ये यहां होगा ऐसे, ये कट लगाया हमने ऐसा, तो बिहाइंड से आगे से जब आप इसे कट लगाएंगे ना यहां पर आप, तो ये बिहाइंड से स्मूथ होगा और फ्रंट से ये थोड़ा ऐसे होगा, लाइक दिस। तो ये क्या बॉर्डर हुआ उसका, एंटीरियर बॉर्डर। ये एंटीरियर बॉर्डर जो होगा, अगर मैं एंटीरियर बॉर्डर पे ऐसे ऐसे अपनी ऐसे आर्म ऐसे रखूं, तो इस आर्म से ऊपर भी पेंक्रियाज होगा, ऐसे नीचे भी पेंक्रियाज होगा। आपका जो ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन है आपका, वो इस एंटीरियर बॉर्डर को ऐसे टच करता है। तो अगर एंटीरियर बॉर्डर को टच करता है, तो इसका मकसद है कि मैं अगर एंटीरियर बॉर्डर को टच करूं तो कौन टच कर रहा है, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन। तो मैं कहूं ना कि कौन टच कर रहा है, रूट ऑफ दी ट्रांसवर्स मेसोकोलोन किसको टच कर रहा है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ पेंक्रियाज को। और मैं अगर ट्रांसवर्स मेसोकोलोन की रूट को काटूं तो इधर मुझे क्या एक लाइन नजर आएगी कि दो, क्योंकि दो लेयर होते हैं ना। तो ये होती है रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन का इंप्रेशन। और अगर मैंने इसको ऐसे टच किया तो अपर लीफ यहां से कंटिन्यूअस होके पैराइटल पेरिटोनियम, और ये यहां से कंटिन्यूअस होके फिर पैराइटल पेरिटोनियम। इसका मकसद ये हो गया कि मैं अगर ट्रांसवर्स कोलोन को ऐसे पकड़ के यहां ऐसे उठाऊं, तो ये जो फ्लैप होगा, चादर होगी, वो ट्रांसवर्स मेसोकोलोन होगा ना, और ट्रांसवर्स मेसोकोलोन में मैं ये ट्रांसवर्स कोलोन यहां तक उठा के आ रहा हूं, तो आगे तो पेरिटोनियल कैविटी है ना सारी, ग्रेटर सेक है ना। इसको मैं यहां ले आऊं, अगर ये मेरा पोस्टीरियर, ये मेरा एंटीरियर बॉडी वाल हो, तो ये मेरा ट्रांसवर्स कोलोन एंटीरियर बॉडी वाल तक भी आ सकता है ना। अगर मैं स्टमक को हटा दूं फॉर एग्जांपल, यहां से ऐसे करूं लाइक दिस, ये ऐसे अगर ऐसे करूं, तो ये जो फ्लैप है आपका कौन सा, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, तो ग्रेटर सेक का एक हिस्सा इस फ्लैप से अबव होगा और बड़ा हिस्सा इस फ्लैप से नीचे होगा।
ये ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ये कोई मुकम्मल पार्टीशन है, ऐसे करोगे तो ये एक जैसा हो जाएगा। तो ये जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है इसको हम कहते हैं सुप्राकोलिक कंपार्टमेंट, जो नीचे वाला होता है उसको हम कहते हैं इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट। इन दोनों को जुदा करने वाला कौन है? ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन। तो ट्रांसवर्स मेसोकोलॉन इन दोनों को जुदा करता है। और याद करें आप, इस जगह से नीचे जो पैराइटल पेरिटोनियम है वहां से भी तो एक रूट आती है ना, मेसेंट्री प्रॉपर, जिसको नाम अब मेसेंट्री है। अब मेसेंट्री प्रॉपर नाम नहीं है उसका, मेसेंट्री प्रॉपर एम्ब्रियोलॉजी में है। क्या वो ऐसे थी कि वो ऑब्लिक थी? वो ऑब्लिक थी नहीं, फैन शेप्ड तो वो पूरी की पूरी जब आप देखेंगे तो फैन शेप्ड होगी, लेकिन इसका रूट जो होगा अटैचमेंट के साइड पे क्या सीधा है कि ऑब्लिक है? फ्रॉम दी लेफ्ट ऑफ योर L1 अप टू योर राइट इलियक फोसा, और इस जगह से ये आती है। इसका मकसद ये है कि इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट के भी दो हिस्से हो जाएंगे एक तरह से, एक अबव टू द राइट से, एक बिलो टू द राइट ऑफ द रूट ऑफ मेसेंट्री एंड अबव टू द राइट आल्सो। तो ये भी दो, लेकिन ये सारे जितने भी कंपार्टमेंट्स होते हैं इनका फ्लूइड आपस में मिक्स होता है। ये डिपेंड करता है किस पोस्चर के अंदर फ्लूइड किस तरफ मूव करेगा। ये मूवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, ये आगे चल के जैसे थोड़ा सा क्लियर होगा मैं आपको और बताऊंगा यहां पर कि ये क्या है। ये सिलसिले इसी तरीके से हैं। अब ये जब आप देखते हो देखिए ये रूट है, जैसे अब देखिए रूट में एक चीज आपने यहां पे भी देखी होगी, नहीं इसमें नहीं है। तो ये रूट तो यहां पर हमने देखी। अब देखें आप इसको, जब आपने यहां पे देखा, अब जैसे आपने यहां पे आए, ये आपका पेंक्रियाज है, इसके बिहाइंड तो रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर्स होंगे ना, कौन से? वो ओरिजिनल जो होते हैं शुरू से ही। वो जब रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर वहां होंगे तो जब इस जगह से यहां अंदर जाके फंसेगा एओर्टा भी होगा ना यहां पर, एओर्टा इससे ऊपर तो सिलियक आर्टरी दे चुका है, इसके बिहाइंड बैठ के फिर वो एक और आर्टरी दे देगा, कौन सी? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो इसका मकसद सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी विल बी रेट्रोपेरिटोनियली, जैसे थी इतना रेट्रोपेरिटोनियल कि उसके ऊपर लेटा हुआ है कौन? पेंक्रियाज। अब वो पेंक्रियाज तो उसके अंदर लेटा हुआ है, नो डाउट, लेकिन मसला यह है कि इधर ही से उसको मिडगट सप्लाई करना उसकी शुरू हो जाएगी। जब तक उसको पेंक्रियाज को सप्लाई करना है तब तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ पेंक्रियाज को करना है कि ड्यूडिनम को भी करना है? जब तक ड्यूडिनम और उसके एडजेसेंट पेंक्रियाज को सप्लाई करना है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? क्योंकि वो भी रेट्रोपेरिटोनियल है और ये भी सारे आर्गन रेट्रोपेरिटोनियल हैं। अब ये क्या करेगी, यहां से रेट्रोपेरिटोनियल रहते हुए सबसे पहले ब्रांच तो इधर ही दे देगी, जैसे ये है, और इधर ही बिहाइंड से दे देगी। और बिहाइंड से देख के ये कर्व में ऐसे चलेगी तो ऊपर से भी कर्व में एक आ रही है ना यहां पे, तो एक आर्टीरियल आर्केड सा बन जाएगा। ऊपर से कौन आ रहा था तो नीचे से कौन जाएगी? इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल। इसके भी दो ब्रांचेस होंगी, एक आगे एक पीछे। जो आगे वाली होगी वो ड्यूडिनम को भी और रिलेटेड पार्ट ऑफ पेंक्रियाज को भी। इसी को कहते हैं इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, द फर्स्ट ब्रांच अमंग द ब्रांचेस ऑफ द सुपीरियर मेसेंट्रिक। और ये इसकी बिगिनिंग विल बी दी बिगिनिंग ऑफ योर मिडगट। इसका मकसद ये है कि इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल और सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल का जो एनास्टोमोसिस होता है, इन अ वे इट इज एनास्टोमोसिस बिटवीन द सीलियक एंड द सुपीरियर मेसेंट्रिक। समझ गए? ये इसकी तो पहली ब्रांच है। ड्यूडिनम तक तो मामला हो गया आपका तय, साथ में आपका मिडगट पार्ट ऑफ पेंक्रियाज भी हो गया सप्लाई। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आगे से आपके पास से कोई 20 फीट लंबा इंटेस्टिन है, जेजुनम और इलियम है। सिर्फ जेजुनम इलियम नहीं, आगे से आपके पास सीकम, अपेंडिक्स वगैरह वगैरह ये भी हैं, और इसके साथ साथ एक ट्रांसवर्स असेंडिंग कोलॉन भी है। लेकिन असेंडिंग कोलॉन का हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ड्यूडिनम की तरह वो भी हो गया है सेकंड रेट्रोपेरिटोनियल आर्गन। इसका मकसद है कि उनको भी एक ब्रांच पीछे पीछे से ही दे दी तो हमारा मसला हल हो गया। उसका मसला नहीं है। सीकम का थोड़ा बहुत है, अपेंडिक्स का भी है, उसकी तो अपनी मेसेंट्री है तो मेसेंट्री में दाखिल होना पड़ेगा, तो उसकी मेसेंट्री भी है। लेकिन साथ में मसला असल है कि 20 फीट लंबे इंटेस्टिन को मैं कैसे सप्लाई करूं। अब 20 फीट लंबे इंटेस्टिन को सप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम तो यह करना पड़ेगा आपको कि उसके मेसेंट्री के अंदर ब्रांचेस दाखिल कर दें आप। तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को यहां हम लेके आ रहे हैं। इस वक्त वो छुपी हुई है किसके पीछे? पेंक्रियाज के पीछे। अब पेंक्रियाज से उसको पहले तो निकालें, क्योंकि अगर यही पेंक्रियाज के पीछे चलती रही तो खुद सोच सकते हो कि वो तो रेट्रोपेरिटोनियल चलती रहेगी ऐसे। लेकिन फिलहाल आप उसको पेंक्रियाज से जान छुड़ाएं, होगी तब भी रेट्रोपेरिटोनियल, क्योंकि इसके ऊपर पेरिटोनियम चढ़ा हुआ है। लेकिन पेंक्रियाज से इसकी जान छुड़ाएं किसी तरीके से। अब देखो पेंक्रियाज से इसकी जान कैसे छूटती है। ये आप डायग्राम देखें, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा हाउ दिस कम्स आउट ऑफ द पेंक्रियाज बैक।
तो थोड़ा सा आसान डायग्राम एक है, वो आप देखें तो उसमें थोड़ा सा आइडिया हो, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। चलें ठीक है, यहाँ पर आप आ जाए। इस जगह पर आप ध्यान दें कि ये इस वक्त आपको नजर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि आपने पेंक्रियाज यहां से रिमूव किया है। आप पेंक्रियाज दोबारा लगा दें। ठीक है, ये पेंक्रियाज है, ये सारा छुपा हुआ है इसके अंदर, और यहां ये एओर्टा बिहाइंड है और इधर से हो रही है क्या, ठीक है। ये जो आप हेड देख रहे हैं ना पेंक्रियाज का, हेड ऐसे होता है, लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मेरा हाथ है ना, हाथ में देखिए ये जो डार्सम है उसमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये थंब भी है, तो जहां ये मेरा थंब है और रेस्ट ऑफ द डार्सम है, इसके बीच में फिशर है। अगर मेरा एओर्टा इधर से गुजर रहा है और मेरे एओर्टा के फ्रंट से अगर यहां से सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है जो अभी भी पेंक्रियाज के पीछे है, और अगर ये निकलना चाहे तो यहां से निकलेगी, कहां से, फिशर से। तो ये फिशर से देखो निकल के आ गई। अगर ये फिशर से निकली तो अब की बार पेंक्रियाज के पीछे कि इससे प्रोसेस ऑफ द पेंक्रियाज जो ये थंब की तरह निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं बेसिकली अनसाइनेट प्रोसेस। ये मैं आपको पेंक्रियाज में चल के दिखाऊंगा, लेकिन इसको हम कहते हैं क्या, अनसाइनेट प्रोसेस। तो अब के बाद ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो इस वक्त पेंक्रियाज के पीछे थी, अब के बाद पेंक्रियाज के अनसाइनेट प्रोसेस के क्या पीछे के आगे, आगे, और इसके नीचे क्या है, थर्ड पार्ट ऑफ डिडिनम। तो अब के बाद डिडिनम के थर्ड पार्ट के पीछे के उसके भी आगे देखो, ये क्रॉस कर रही है उसको, थर्ड पार्ट को क्रॉस कर रही है, ये थर्ड पार्ट को क्रॉस कर रही है। और याद करें इसी जगह से ऐसे होता हुआ रूट ऑफ मेसेंट्री था कि नहीं। तो मैं क्या करूं अब, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को मेसेंट्री के रूट में अंदर डाल दूं, ऐसे मैं नहीं करूंगा, मैं इसको इस रूट ऑफ मेसेंट्री के पैरेलल चलाऊंगा। इंट्रापेरिटोनियल कि रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल, समझ गए। क्यों उसको रूट के करीब क्यों चढ़ाया है हमने, क्यों को करीब उसको क्यों लाया है, बल्कि रेट्रोपेरिटोनियल। अब क्या करेंगे, जब वो ये अपने लेफ्ट तरफ देखेगी तो रूट ऑफ मेसेंट्री के दो खुले दरवाजे देखेगी कि नहीं, उस अपने पूरे कोर्स में एक एक करके ब्रांच उसमें डाल देगी। ये यहां आई, अब आप रूट के अंदर डाल दोगे तो दो फ्लैप्स ऑफ मेसेंट्री के अंदर डाल दोगे, ये ऊपर से लेके नीचे तक। और ये जो मेसेंट्री में डालोगे तो आखिर टारगेट कौन होगा, शुरू से जेजुनम, उसके बाद इलियम। तो जेजुनम इलियम इनके टारगेट होंगे, इनको हम कहते हैं जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस। और ये होती हैं तकरीबन 15 से 20 के करीब। किस तरफ से निकलती हैं, आपके सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के लेफ्ट तरफ। और ये लेफ्ट तरफ जैसे ही अंदर जाएंगी, आपको पता है स्ट्रेट जाएंगी ऐसे, कि हमें पता है कि ये 2 फीट नहीं होता है, आगे से ये 20 फीट इतना चौड़ा होता है। तो ये क्या करेंगी, ये इस तरीके से जाके सीधी आपके जेजुनम इलियम में नहीं, यहां आर्टीरियल आर्केड्स बनाएंगी, जिसकी हम एनाटॉमी पहले ही कर चुके हैं। जेजुनम में जाओगे तो आपको आर्टीरियल आर्केड्स 1-2 मुश्किल से मिलेंगे, और लंबे लंबे वेजा रेक्टा मिलेंगे। और जैसे आप इलियम की तरफ जाते जाओगे तो वहां पर आर्टीरियल आर्केड्स की तादाद ज्यादा मिलेगी, और छोटे, और वो होंगे भी कंजेस्टेड, ये होंगे भी दूर दूर। ये कब मिलेंगे, जब आप ऐसे बाहर लेके आओगे और मेसेंट्री के 2 फ्लैप्स के थ्रू एंड थ्रू ट्रांसल्यूसेंट मेसेंट्री में वो देख पाएंगे रेड कलर के, सिर्फ ये के वेन्स भी। और वो जो ऊपर आपने आर्टरियां देखी थी, सिर्फ आर्टरियां थी कि उनके साथ वेन्स भी थी। ये अभी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आते हुए देखोगे कि इंफीरियर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन भी देखोगे, सारा सेम है। इसलिए वेन्स को दोबारा करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम डायग्राम बनाएंगे, लेकिन उसके अंदर फिर जो वेन्स का जो ड्रेनेज है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो फिर वापस जाके एओर्टा में तो नहीं जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि जितनी ट्राइब्यूटरीज हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की, जितनी ब्रांचेज हैं वैसी की वैसी ट्राइब्यूटरी सुपीरियर मेसेंट्रिक की होंगी। ऐसा भी नहीं है कि जितनी इंफीरियर मेसेंट्रिक की जो ब्रांचेज हैं उनके रिटर्न ट्राइब्यूटरीज इंफीरियर मेसेंट्रिक में जाएंगी, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा डिफरेंस है। वो डायग्राम बताएगा, फिर जो मैं डायग्राम बनाऊंगा वो डायग्राम से आएगा। और ऐसा भी नहीं है कि वो जितनी सीलियक आर्टरीज की ब्रांचेस थी वो सारी मिलकर सीलियक वेन में जाएं, सीलियक वेन है ही नहीं, उसकी जगह पोर्टल वेन है। लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि सीलियक आर्टरी की सारी ब्रांचेस पोर्टल वेन में जाएं, वो कहीं और भी जा सकती हैं। तो थोड़ा सा जाहिर है वेन्स के अंदर वेरिएशन तो होता है, तो वो वेरिएशन सच वेरिएशन नहीं है, वो फिक्स है, उसमें कुछ वेरिएशन हो सकती है। वेरिएशन को हम अमूमन डिस्कस नहीं करते, वेन्स की वेरिएशन कुछ भी हो सकती है। तो जहां पर ये अमूमन इस तरीके से आपने देखा, तो इससे क्या हुआ, वो ड्यूडिनम तक की सप्लाई तो आप कर चुके थे सुपीरियर इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडिनल से, जेजुनम इलियम भी सप्लाई हो गया।
और अगर जेजुनल इलियम सप्लाई हो गया है तो इसका मकसद है कि आपका बड़ा हिस्सा फोरगट का मिडगट का सप्लाई हो गया, लेकिन सीकम अपेंडिक्स कोलम्स रहते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यहां लेके आए। अब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यहां पहुंचा के जो आपका सीकम है इधर, उस सीकम को आप यहां पे देखें। सीकम के अंदर हम क्या करेंगे, वो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी का जो आखिरी हिस्सा होता है वो सीकम के आगे एक ब्रांच भेजता है और एक ब्रांच उसके पीछे भेज देता है। आगे वाली को कहते हैं एंट्रीसिकल, पीछे वाली को कहते हैं पोस्टीरियर सीकल। और वो जो पोस्टीरियर सीकल आर्टरी है सीकम के पोस्टीरियर मिडल एस्पेक्ट पे ओपन होते हुए जब अपेंडिक्स को देखती है तो पोस्टीरियर सीकल आर्टरी विल सेंड एक्चुअली वन ऑफ शूट हियर इनटू द अपेंडिक्स, और अपेंडिक्स ही उस वक्त मेसेंट्री होती है और उस मेसेंट्री को हम कहते हैं मीजो अपेंडिक्स। तो मीजो अपेंडिक्स से 2 लेयर्स में ये अपेंडिकुलर आर्टरी अंदर चली जाती है, इसको हम कहते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी। तो अपेंडिकुलर आर्टरी डायरेक्ट सुपीरियर मेसेंट्रिक की ब्रांच नहीं, सीकल की ब्रांच है, और सीकल में भी पोस्टीरियर सीकल की और पोस्टीरियर सीकल की, ये आप यहां पे देखेंगे। तो इसका मकसद है कि सीकम और अपेंडिक्स भी सप्लाई हो गया। ठीक है, ये आप यहां पे देख सकते हो, ये हमारी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है। इसका मकसद सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को यहां से निकालते हैं, देखिए थर्ड पार्ट के ऊपर से ऐसे हमने ट्रैवल कराया और ये चलाते चलाते राइट इलियक फोसा तक पहुंच गए। और ये देखिए सीकम को ब्रांच दे दी, एक आगे और एक पीछे। जो पीछे वाली है उसने ये देखिए ये मेसेंट्री के अंदर इंटर हो गई आर्टरी, और ये क्योंकि एंड आर्टरी होती है, क्योंकि आगे से ब्लाइंड है और कोई आर्टरी इसको एनास्टोमोस नहीं करेगी। और इस वक्त जो जैसे ये जाहिर हुई है ना, उसके बाद ये आस्ता आस्ता क्लोजर आती जाती है और इसके बाद ये सेंटर हो। तो इसका मकसद है कि अपेंडिक्स जब एनलार्ज होता है ना, या उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो ये अपनी आर्टरी को ही दबा देता है, और अपनी आर्टरी दबा देगा तो इसका तो वाहिद सोर्स है, इसका तो कोई और सोर्स भी नहीं है, तो फिर इसकी इन्फेक्शन हो जाती है। तो इन्फेक्शन से फिर आगे गैंग्रीन, तो ये फिर पिट्रीफाई हो जाएगा और बस्ट भी हो जाएगा। बस्ट है तो परफोरेटेड है। इसलिए कोई भी यहाँ का राइट इलियक फोसा का पेन अराउंड द अम्बिलिकस इधर उधर हुआ और थोड़ा भी शक पड़ा ना किसी को, तो वो उसको बोलता है इसको अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स अगर है तो कोशिश करके ऑपरेशन के लिए उसको फिट करके फौरी तौर पे उसकी सर्जरी कर देते हैं, भले सर्जरी के बाद वहाँ से नॉर्मल अपेंडिक्स क्यों ना निकल आए। तो कहने का मकसद ये कि नॉर्मल अपेंडिक्स है, ये नहीं कि आप केस कर देंगे डॉक्टर पर कि आपने गलत डायग्नोज किया, उसके लिए वो जस्टिफाइड था, क्योंकि इसके इतने कन्फ्यूजिंग किस्म के इसके सिम्टम्स होते हैं कि डॉक्टर बस सिर्फ देखता है ये क्राइटेरिया है बस, क्योंकि ये वैसे भी एक वेस्टिजियल आर्गन है, कोई यूजफुल आर्गन तो है नहीं कि उसके लिए आप इतना रिस्क लें कि नहीं होगा, अगर हुआ तो ये करके तो आप नहीं ले सकते, जैसे एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भाई हो सकता है ये नहीं हुआ। आप सोचेंगे कि ये है, वैसे भी आपको इससे कमाई हो रही है, आपको क्या है, अपेंडिक्स उसका जाएगा, आपकी तो जेब में फीस आ रही है, तो आप इतना खामखा वो ना करें, वैसे भी आप जस्टिफाइड है। जैसे उमन कहते हैं ना, साइकियाट्री में कोई भी ट्रीटमेंट देके अगर पेशेंट की डेथ हो जाती है, साइकियाट्रिस्ट पे कोर्ट में केस नहीं हो सकता। साइकियाट्रिस्ट पे कोर्ट में कोई, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, वैसे नहीं कि साइकियाट्रिस्ट को ऐसे खुली छुट्टी दे दी है कोई नहीं, साइकियाट्रिस्ट को आप सू नहीं कर सकते, दूसरों को कर देते हैं। बाकी सर्जन को गलत ट्रीटमेंट करे तो वकील उधर घूम रहे होते हैं, वकील फीस नहीं लेते, वो कहते हैं बस सू करेंगे और जैसे उसकी पेनल्टी मिलेगी आधी मेरी आधी तुम्हारी, वो वहाँ पे आधे से ज़्यादा वकील ऐसे होते। और ये यहाँ पर उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो आप देखेंगे इस वक्त आप अपेंडिक्स और सीकम भी सप्लाई हो गया, असेंडिंग कोलन का तो कोई मसला ही नहीं था, बीइंग रेट्रोपेरिटोनियल यू कैन सप्लाई इट। इसका मकसद ये हो गया कि ये असेंडिंग कोलन को सप्लाई करने के लिए आपको इधर ही से रेट्रोपेरिटोनियल एक ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन इससे भी पहले आपको सीकल आर्टरियां जो मिली थी ना, इससे भी पहले ये ब्रांच एक्चुअली ये जो ब्रांच है दिस विल बी एक्चुअली ये और ये, लेकिन असेंडिंग कोलन ये आपका असेंडिंग कोलन है, ये पोर्शन और इसके बाद ये पोर्शन है। लोअर पोर्शन को सप्लाई करने के लिए फिर ये सीलियक आर्टरी आपको एक ब्रांच देगी, अब की बार किस तरफ से, राइट की तरफ से, सुपीरियर मेसेंट्रिक, सॉरी ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ये ब्रांच आपको देगी सीकल्स देने के बाद और अपेंडिकुलर देने के बाद, ये ब्रांच राइट से आपको देगी, और ये राइट की एक असेंडिंग होगी और एक डिसेंडिंग होगी। और जो डिसेंडिंग होगी और असेंडिंग होगी क्या करेगी, अपने हिस्से का जो आ गया उस रेंज में कोलन उसको सप्लाई, और जो आ गया कोलन उसको सप्लाई। भाई यहां पे है तो ऊपर में चलेगी तो थोड़ा टुकड़ा ये थोड़ा टुकड़ा ये, और ये जो डिसेंडिंग है उसका एक हिस्सा टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम को भी सप्लाई। इसका मकसद है कि इस ब्रांच का नाम मैं इलियोकोलिक डाल सकता हूं कि नहीं, अरे क्यों, क्योंकि इसमें कोलन का बड़ा हिस्सा और टर्मिनल पोर्शन ऑफ किस हिसाब से, 2 आर्टरियां बनाने के बाद एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, इससे आपका ज्यादा से ज्यादा कोलन सप्लाई हो जाएगा कोई 2/3 तक। लेकिन अभी आपका वो ऊपर अराउंड अप टू द हेपेटिक फ्लेक्सर रहता है,
अब आप क्या करेंगे, एक और आर्टरी ले आएंगे जिसकी असेंडिंग और डिसेंडिंग ब्रांच लाएंगे। जो डिसेंडिंग होगी इसके असेंडिंग के साथ एनास्टोमोस करेगी और जो असेंडिंग होगी वो चलती रहेगी, क्योंकि ये राइट तरफ से आई है और करेगी कोलोन को ही सप्लाई, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है राइट कोलिक आर्टरी। तो ये जो आप यहां पे देख रहे हो इलियोकोलिक की असेंडिंग ब्रांच राइट कोलिक के डिसेंडिंग के साथ, इलियोकोलिक की ये डिसेंडिंग ब्रांच ये किसके साथ एनास्टोमोस कराएगी, ये अपनी मदर के साथ ही एनास्टोमोस करेगी, सुपीरियर मेसेंट्रिक के साथ ही, समझ गए, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक के साथ। तो क्या सुपीरियर मेसेंट्रिक ये सीकल, अब देखो मैंने आपको बताया था ना एंटीरियर और पोस्टीरियर सीकल, ये कम केसेस में डायरेक्ट आती हैं यहां से, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल कम फ्रॉम दिस, कहां से, इलियोकोलिक से, और इस पोस्टीरियर सीकल को फिर यहां से। इसका मकसद है कि अपेंडिकुलर आर्टरी जो है इसकी जनरेशन अगर आप ले लें तो एओर्टा फर्स्ट जनरेशन, सेकंड सुपीरियर मेसेंट्रिक, थर्ड इलियोकोलिक, फोर्थ और फिफ्थ विल बी द अपेंडिकुलर, क्योंकि ये एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल मोस्टली कम फ्रॉम इलियोकोलिक। ये आर्टरियां इसी तरीके से, और ये जो आपकी डिसेंडिंग ब्रांच है जिसके साथ है ये राइट कोलिक की डिसेंडिंग ब्रांच इलियोकोलिक की असेंडिंग से, लेकिन जो राइट कोलिक की असेंडिंग ब्रांच है वो असेंड करते हुए ऐसे ट्रांसवर्स आ जाएगी और यहां ट्रांसवर्स कोलन का 2/3 सप्लाई करेगी, क्यों मिडगट है। अब सिर्फ ट्रांसवर्स कोलन को ऐसे नहीं सप्लाई किया जा सकता, भाई नहीं किया जा सकता, क्या याद नहीं है कि यहां लगा हुआ है उसका रूट ऑफ द मेसेंट्री, और वो ऐसे, तो जब ये ऐसे ट्रेवल करेगी बीइंग रेट्रोपेरिटोनियल, चलो मानते हैं, तो ऐसा करते करते उसको वो 2 फ्लैप्स जो हैं रूट ऑफ मेसेंट्री के नजर आएंगे कि नहीं, उनके अंदर घुस जाएगी, और उसके अंदर घुस गई तो क्या ट्रांसवर्स कोलन को सप्लाई नहीं किया जा सकता, ये मेसेंट्री के अंदर आएगी, और ये मेसेंट्री के अंदर आ गई तो उसको जाके सप्लाई करेगी, कितना उसकी मर्जी है। अगर फोरगट मिडगट में पूरा ट्रांसवर्स कोलन आया तो सारे को, अगर कम आया तो 2/3 को, इससे भी कम आया तो हाफ को। इसका मकसद है कि ये एंड होगी हमारी क्या, हमारे मिडगट की, तो दिस विल बी एक्चुअली एंड ऑफ योर मिडगट आर्टरी। और ये आप यहां पे देख रहे हो, अगर मैं यहां से इधर से स्टार्ट करूं ऐसे और मैं अंदर न जाऊं अगर, तो मेरा ब्लड फ्लो यहां से ऐसे ऐसे ये आ सकता है कि नहीं, ये समझ गए। तो ये यहां पर आ गया, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अपने एक मार्जिन ऑफ दी कोलोन के साथ एक कंटिन्यूअस आर्टरी भी बना रही है, जिसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, इलियोकोलिक, राइट कोलिक, और आगे से कुछ और कोलिक्स जैसे आए तो ये कर रहे हैं। उनको मैं और चल के आपको दिखाऊंगा कि ये पूरा आर्केड बन जाएगा ऐसे, जाहिर लेफ्ट कोलिक भी होगी, मिडिल भी होगी, लेकिन वो सब आएंगी किधर से, वो सारी की सारी आर्टरियां जो आप यहां पे देख रहे हो यहां। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन जहां पे हम देख रहे हैं लाइक दिस आल्सो। अब ये देखिए पूरा हमारे पास सिर्फ ये नहीं है कि दिस इज इलियोकोलिक एंड दिस, बट वी हैव गॉट द मिडिल कोलिक आल्सो। मिडिल कोलिक भी इसी तरीके से डाउन, और ये ऐसे, ये राइट कोलिक विल सप्लाई द ट्रांसवर्स कोलन, बट द मिडिल कोलिक विल सप्लाई द पार्ट ऑफ फ्लेक्सर एंड दी ट्रांसवर्स मेसोकोलन, ट्रांसवर्स कोलन, वो मिडिल कोलिक होगी। इसका मकसद है कि मिडिल कोलिक, राइट कोलिक एंड इलियोकोलिक, ये 3 ब्रांचेस आपको राइट साइड से मिलेंगी। देखिए मैं मिडिल कोलिक को बताना भूल गया, मिडिल कोलिक भी है, ये सप्लाई करेगी जो भी उसका एडजेसेंट पोर्शन आया ट्रांसवर्स इसका असेंडिंग कोलन का फ्लेक्सर तक, और उसके बाद उसका जो असेंडिंग ब्रांच होगी वो ट्रांसवर्स मेसोकोलन के अंदर एंटर हो जाएगी, जो मैं एक्चुअली राइट कोलिक की बता रहा था, नहीं मिडिल कोलिक अलग है। तो राइट कोलिक पहले होगी, उसके बाद पीछे। तो जो इलियोकोलिक होती है, इलियोकोलिक कोलन का नीचे वाला हिस्सा और इलियम, राइट कोलिक जो है कोलन का अगला वाला हिस्सा और अगला वाला, मिडिल कोलिक जो है वो कोलिक फ्लेक्सर एक ब्रांच से और दूसरी ब्रांच से ट्रांसवर्स कोलन को, मिडिल कोलिक। तो इसकी 3 ब्रांचेस हैं, 2 नहीं 3 ब्रांचेस हैं। अब यहां पर आ गए तो ट्रांसवर्स कोलन तो हो गया, डिसेंडिंग कोलन बाकी रहता है, सिग्माइड भी रहता है, रेक्टम भी रहता है, नल कैनाल भी रहता है, क्योंकि वो आप अभी कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ डिसेंडिंग कोलन कर रहे हैं। उसको सप्लाई करने के लिए आपको फिर हाइंड गट की आर्टरी आएगी। अब वो हाइंड गट की आर्टरी जिसका नाम है क्या, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब उस इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को आप यहां पे देखें, ये है वो इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। अब इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एओर्टा से निकलने वाली ये तीसरी ब्रांच है। किस वक्त किस जगह पे ये निकलती है इसको थोड़ा सा देखना होगा, कोई बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसकी इसके साथ, ड्यूडेनम के साथ। ये आप यहां पे देखिए, ये इस जगह पर आपको दिखा है एओर्टा, पेंक्रियाज, और पेंक्रियाज में यहां दिखा क्या, अनसाइनेड
प्रोसेस यहां से, तो इसने थर्ड पार्ट को फ्रंट से क्रॉस किया। ठीक इसके पीछे एओर्टा तो जारी है ना, थर्ड पार्ट के पीछे एओर्टा तो जारी है ना। जिस वक्त थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम एओर्टा को क्रॉस कर रहा है, ठीक उसी टाइम पर अंडर द थर्ड पार्ट ऑफ एओर्टा इमर्ज हो रही है इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। माने यहां पे मैं डॉटेड ऐसे बताऊं, यहां माने अगर आप लाइक दिस ऐसे करें, इसके आगे से ये पास कराएं अगर आप सुपीरियर मेसेंट्रिक, और ये है हमारा अनसाइंड प्रोसेस, इधर है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और जैसे थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के मैं उठाऊं, इस जगह से मेरा पास हो रहा हो इंफीरियर मेसेंट्रिक, दैट विल गो हियर टू द लेफ्ट साइड, ये ऐसे हो, तो इसका मकसद है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक के क्लैस्प के बीच में इस वक्त सैंडविच हो गया है कौन, थर्ड पार्ट ऑफ अनसाइंड प्रोसेस तो नहीं होगा ना, ये आपकी इधर है, अनसाइंड प्रोसेस तो उधर रह गया ना। तो इसके पीछे इस ड्यूडेनम के पीछे इस वक्त कौन है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, जो यहां पर ये लेफ्ट की तरफ आ जाएगी। लेकिन इसी थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के आगे से पास कौन हो रहा है, तो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसका मकसद है कि ये आपकी ये पास हो रही है, निकली ऊपर से, ये तो निकली यहां से, इसका मकसद है कि ये एक तरह से ये फोर्सेप्स बनेगा कि नहीं। तो आपका जो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, दैट इज बीन फोर्सेप्स बिटवीन the superior mesenteric artery that has appeared behind the pancreas from your aorta, passing here in the cleft between the rest of the duodenum of the pancreas head and the unsinus process. But your inferior mesenteric artery emerges from the aorta right at the place when duodenum is crossing the aorta. तो ये ऐसे होगी। तो इन दोनों फॉर्क के जो लेंथ होंगे सेम नहीं होंगे, ये ऐसे होंगे, ये समझ रहे हैं आप, ये ऐसे क्लैस्प होंगे। तो बीच में कौन है, ये और बीच में थर्ड पार्ट, ये क्लैस्पिंग है, इसका ये क्लैस्पिंग इफेक्ट है। तो दिस विल बी एक्चुअली समथिंग हियर, और यहां इसको फिर आप लेफ्ट की तरफ ले आए, और जैसे ही आप लेफ्ट की तरफ ले आएंगे, ये हमारे हाइंड गट की ब्रांचेस की शुरुआत कर देगा इधर ही से। ये देख लें, खासा नीचे से दिखाया है, लेकिन आप यहां देख सकते हो, ये इस वक्त यहां क्या निकला है, इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ने पहले ही ये ब्रांच दे दी है। अब देखो ये इस वक्त यहां पे आप देख रहे हो, ये देखो मैंने बताई आपको क्या, इलियोकोलिक, ये इसका असेंडिंग ब्रांच, ये इसका डिसेंडिंग, और ये मेरी सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ये डिसेंडिंग ब्रांच, इसके साथ ये एनास्टोमोस, ये इसकी असेंडिंग, और ये दिखाया मैंने क्या, राइट कोलिक, और राइट कोलिक को ये में लेके गया तो इसकी ये डिसेंडिंग ब्रांच, और ये इसकी असेंडिंग ब्रांच, और ये लेके आया क्या, मिडिल कोलिक, और यहां से ये देखिए ये इसकी डिसेंडिंग ब्रांच, और ये इसकी असेंडिंग, और ये देखिए अंदर मेसेंट्री के अंदर दाखिल हो गई, जो ट्रांसवर्स कोलन आपका सप्लाई हो गया। और अब आ रही है आपकी इंफीरियर मेसेंट्रिक, इंफीरियर मेसेंट्रिक ने फिर एक कोलिक दी, अब की बार इस तरफ से लेफ्ट कोलिक, इसकी ये असेंडिंग ब्रांच, जो भी असेंडिंगली यहां से ब्रांचेस देते हुए जाएगी, और जैसे ट्रांसवर्स कोलन की बारी आएगी उसकी ब्रांचेस इंटर हो जाएंगी इन द रूट ऑफ द ट्रांसवर्स मेसोकोलन। क्यों, क्योंकि हाइंड गट को 1/3 ट्रांसवर्स कोलन को भी तो सप्लाई करेगी। तो ये यहां पे, और ये आपकी इस तरफ से जो मिडिल कोलिक देखिए ये यहां, हाँ ये बिल्कुल करेंगे एनास्टोमोसिस। इसका मकसद है कि यहां एंड ऑफ योर सुपीरियर मेसेंट्रिक है, तो यहीं से बिगिनिंग ऑफ योर इंफीरियर मेसेंट्रिक है, और ये क्या, ये इसकी लेफ्ट कोलिक, और लेफ्ट कोलिक जो आप यहां पे देखोगे तो ये ऊपर है और ये ऐसे, तो आपका डिसेंडिंग कोलन सप्लाई हो जाएगा इससे। और उसके बाद आपकी एक और ब्रांच आएगी या 2-3 आएंगी जो पेल्विस के अंदर एंटर हो जाएंगी, इनको हम कहते हैं सिग्मोइडल ब्रांचेस, ये ऐसे एनास्टोमोस करेंगी। अब देखें वेरी क्लोज टू द इनर कॉन्केविटी, इस वक्त तो ये कॉन्केविटी नहीं है, यहां है और यहां है, ये तो इसे नीचे होगा ना, लेकिन तुमने इसको ऐसे जो ऊपर किया है तो ये ऐसे सी बन गया कि नहीं, और उसके क्लोज यहां पर जो आर्टरी बनेगी अंदर ही अंदर से वेरियस आर्टरीज की असेंडिंग और डिसेंडिंग से एनास्टोमोस करके, तो इस मार्जिन के साथ ये एक सिंगल आर्टरी बन नहीं जाएगी क्या, जिसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा, एनास्टोमोस बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक एंड इंफीरियर मेसेंट्रिक। और सुपीरियर मेसेंट्रिक की कौन सी ब्रांचेस, इलियोकोलिक, राइट कोलिक एंड मिडिल कोलिक, और उसकी लेफ्ट कोलिक एंड सिग्मोइडल। इससे जो ये ब्रांच क्रिएट हो जाती है ना अंदर ही अंदर से, इसको हम कहते हैं द मार्जिनल आर्टरी। मार्जिनल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी कोई सेपरेट आर्टरी नहीं है, ये इन्हीं की कंट्रीब्यूशन से एक आर्टीरियल आर्केड बन जाता है विद इन द कॉन्केविटी ऑफ द कोलॉन्स हियर। और वो भी कोलॉन्स आपको तभी आपको ये मिलेंगे जब आप ट्रांसवर्स कोलन को ऐसे ऊपर उठाओगे ताकि उनकी कंटिन्यूटी बने, तब जाके आर्टीरियल आर्केड बनेगा। ये देखें आप, ये देखें ये पूरा, ये ऐसे नहीं है कि ट्रांसवर्स कोलन के ऊपर होता है ऐसे, ये आपने खुद उठाया है ऐसे, और उठा भी सकते हैं क्योंकि उसको मेसेंट्री है।
और यहाँ से देखें आप, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की ब्रांचेज है, ये एक है इलियोकोलिक, ये ऊपर देखे राइट कोलिक, और ये देख रहे हो मिडिल कोलिक, और अब यहाँ से आ रही है क्या, ये लेफ्ट कोलिक, ये आप यहाँ से देखिए, और ये है क्या सिग्माइड। तो ये अंदर ही अंदर से ये पूरा जो आपका ये है, दिस इज कॉल्ड मार्जिनल आर्टरी, इसको मार्जिनल आर्टरी कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो ये पूरा का पूरा जो सिलसिला आप यहाँ पे देख रहे हो, इसको हम कहते हैं ब्लड सप्लाई। अब आप देखिए कोई भी ऑर्गन सेपरेटली अगर कोई आ जाता है किसी की एनाटॉमी, तो उसकी ब्लड सप्लाई लिख सकते हो, और मेरा ये अंदाजा है कि उसका ब्लड सप्लाई आप फ्लो चार्ट के साथ लिखें, ताकि वो ना हो सिर्फ कि आप बोलेंगे अपेंडिकुलर आर्टरी सप्लाइज द अपेंडिक्स, नहीं, हमें पता होना चाहिए कि स्टूडेंट जानता क्या है। आप उसको या तो बैक फ्लो करें, बैक फ्लो तो नहीं करेंगे, जाहिर है आप एनाटॉमी में बैक फ्लो नहीं करते, हम उमूमन एओर्टा से लेके आए उसको, तो एओर्टा से बैक फ्लो करते करते आप उसको फॉरवर्ड फ्लो करते करते एओर्टा, देन यू सी सुपीरियर मेसेंट्रिक, देन यू कम हियर द इलियोकोलिक, देन इज द पोस्टीरियर सीकल, देन इज द अपेंडिकुलर। आपको ब्रांच मिल जाएगी, और उसमें अगर 2-3 वर्ड लिख सकें कि ये अपेंडिक्स के मेसेंट्रिक के अंदर इंटर हो जाती है, तो मीजो अपेंडिक्स का कंटेंट बन जाएगी, और मीजो अपेंडिक्स का कंटेंट बनने की वजह से इस पर कंप्रेशन आता है, वुमन इन्फ्लेमेशन में ये दब जाती है, अंडरस्टैंड। और ये मीजो अपेंडिक्स का मामला, और इसी तरीके से ये ब्लड सप्लाई, किसी की ब्लड सप्लाई, कोलोन की ब्लड सप्लाई, असेंडिंग कोलोन की ब्लड सप्लाई आप दे सकते हैं, इलियोकोलिक की असेंडिंग ब्रांच है, उसके साथ राइट कोलिक है, मिडिल कोलिक, वैसा ही आप ट्रांसवर्स कोलोन को ले सकते हो। वो बाकायदा आप थोड़े से वर्ड लिख सकते हो कि इसकी ब्रांचेस कैसे एंटर हो रही हैं, कहाँ पर, मेसेंट्री में, किसकी मेसेंट्री, मीजोसेल पे, जिसको ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, और आपको पता है कि वो कहाँ है, अलोंग द इंटीरियर बॉर्डर, और इसी से फिर आपको पता चल जाएगा कि सुप्राकोलिक और इंफ्राकोलिक कंपार्टमेंट क्या है, और नीचे। तो जब भी आप ये सारे ऑर्गन्स हटाओगे, और अगर आप पोस्टीरियर बॉडी वाल आप देखोगे, तो आपको एक लाइन तो ये नजर आएगी डबल, और एक ये आएगी, और जब आप जाएंगे ना पेल्विस के अंदर, तो एक ये भी आएगी। मान हर ऑर्गन की मेसेंट्री के अपने नखरे, इसका रूट ऑफ मेसेंट्री ऐसे है, इसका रूट ऑफ मेसेंट्री ऑब्लिक है, इसका रूट ऑफ मेसेंट्री इन्वर्टेड वी शेप्ड है, माने 2 फ्लैप्स आते हैं ऐसे, ये सिग्मोइड मेसोकोलोन की मेसेंट्री, इस पे बड़े क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा क्यों इंपॉर्टेंट है ये, अंडरस्टैंड। तो दिस वाज एक्चुअली द ब्लड सप्लाई ऑफ। अब जितनी भी आर्टरियां आपने देखी हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, जब हम इसकी ब्लू कलर की वेन्स बनाएंगे, हम आर्टरियां नहीं बनाएंगे, वेन्स बनाएंगे, उस वेन के डायरेक्शन से, उसके पैटर्न और उसकी स्टाइल से आपको पता चल जाएगा इस वेन का नाम क्या होगा, क्योंकि नेम वही होंगे वेन्स के जो आर्टरियों के थे। सिर्फ मसला ये होगा कि हमें देखना होगा कि पोर्टल वेन ठीक किस जगह से बनती है, वो पोर्टल वेन किन जगहों से बनेगी, किस एरिया में, किसके साथ मिलके, और ये पोर्टल वेन बन के किस किस ट्राइब्यूटरीज को कहां से रिसीव करेगी। ये डायग्राम भी आपको बताएगा, इससे आप क्या करेंगे, पोर्टल वेन के बारे में बता पाएंगे, और साथ में इसकी ट्राइब्यूटरीज को, और कौन सी ट्राइब्यूटरीज कहाँ ओपन हो रही हैं, ये हमें आसानी से, और साथ में जो इंपॉर्टेंट वहां होगा वो होगा उसके पोर्टो सिस्टमिक एनास्टोमोसिस। क्योंकि अभी यहाँ एक चीज में भूल गया आपको, तो आपको सिग्मोइडल आर्टरियां तो दिखाई ना आपको, लेकिन उसके बाद आपकी इंफीरियर मेसेंट्रिक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि बात आपकी कोलोन तक नहीं रुकेगी, आपको तो रेक्टम और एनल कैनाल को भी तो करना है ना, उसको सप्लाई करेगी इंफीरियर मेसेंट्रिक की कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये रेक्टम के ऊपर से आती है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी, सॉरी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। सुपीरियर रेक्टल आर्टरी का जो एंड है, ये खात्मा ऐसे ही है जैसे स्टार्ट थी लेफ्ट गैस्ट्रिक की। इन तीनों आर्टरियों में बिगिनिंग कहां से हुई थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक की, किस जगह, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस में। तो यहां पर जो इंफीरियर, ये जो सुपीरियर रेक्टल है, इसकी जो एंड होगी कहां होगी, रेक्टम, लेकिन एनल कैनाल तक जाएगा, और एनल कैनाल के हाफ तक। इसका मकसद है कि एनल कैनाल के हाफ के नीचे से मैं कोई आर्टरी लाऊंगा जो इसके साथ एनास्टोमोस कराऊंगा, ऐसा ही मैं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के ऊपर से कोई आर्टरी लाऊंगा जो इसके साथ एनास्टोमोस कराएंगे। आर्टरियों का तो कुछ नहीं है, वेन्स का बड़ा इंपॉर्टेंस है। वेन्स इसके नीचे जो जाएंगी वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, अजाइगस में, लेकिन वेन्स यहां से जो जाएंगी वो तो पोर्टल में जाएंगी ना। तो यहां पर एक्चुअली पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस होते हैं, सिर्फ यहां और यहां नहीं, अम्बलाइकस के अराउंड भी दिखा चुका हूं मैं। और सिर्फ ये 3 तो मशहूर हैं, 2-3 जो नहीं मशहूर वो भी हम देखेंगे। इसको हम पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोसिस कहते हैं। और जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है सारे खुल जाते हैं, और फिर हम इस प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए शंट डालते हैं, और हम जानबूझ के ब्लड को शिफ्ट कर देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन में। आपने इससे तो बड़े मसाले होंगे, उन मसालों को हम देख लेंगे, वो उससे तो कम होंगे ना कि पोर्टल हाइपरटेंशन में इतना ब्लड कर दोगे इवन वेन ही रप्चर हो जाए। हम क्या करेंगे, उसको शिफ्ट करेंगे कहां पर, ज़ाहिर है पोर्टल सिस्टम में तो नहीं डाल सकते, उसका तो प्रेशर पहले ही बढ़ा हुआ है। कोई ऐसी शंट डाल दें जो उसको शिफ्ट कर दे कहाँ, सिस्टमिक में। आप ये तो नेचर के खिलाफ है, क्या करें, हमें नेचर के खिलाफ जाना पड़ेगा। फिर हम उस ब्लड को इतना गंदा नहीं होने देंगे जितना नॉर्मली वो होता है, फिर हम तरीके अख्तियार करेंगे कुछ मेडिकली भी।
तो ये आपको पोर्टल सिस्टम है। पोर्टल सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पोर्टल सिस्टम की ज्यादा एनाटॉमी हम नहीं करेंगे क्योंकि वो आर्टरी के साथ ऑलमोस्ट हो चुकी है, सवाए इसके कि मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको दिखाऊं आर्टरियां कर दें। हम ज्यादा फोकस करेंगे पोर्टल सिस्टम के एनास्टोमोसिस पर और दिखाएंगे कि पोर्टो केवल शंट्स क्या होती हैं, कहाँ कहाँ इस किस्म की शंट्स खुद ही डाली जाती हैं जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास। कौन सी? ये जो ऊपर, ये इंफीरियर रेक्टल, जैसे ऊपर से आई सुपीरियर रेक्टल। सुपीरियर रेक्टल इज द कंटिन्यूएशन, आई से द लास्ट टर्मिनल पॉइंट ब्रांच ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक। ये तो जाहिर है किसी और की ब्रांच, ये होगी ब्रांच इंटरनल इलियक की जो आपकी पास हो जाएगी। आपको याद होगा मेरा ख्याल है कि इनसाइड आपके ग्रेटर शेटिक फोरामेन से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, 2 तो ग्लिटल होती हैं, वो तो ग्लिटल की ब्रांचेस हैं, वो तो नहीं, लेकिन वो जो नीचे होती है इसका नाम है पोडेंडल आर्टरी, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। वो ग्रेटर शेटिक से निकल के फौरन लेसर शेटिक में चली जाती है, और जैसे लेसर शेटिक में जाती है जाते ही पहली ब्रांच देती है इंफीरियर रेक्टल, जो पीछे की तरफ एनल कैनाल की तरफ जाएगी, और आती हुई उस ब्रांच के साथ वो एनास्टोमोस करेगी। तो पोर्टोसिस्टमिक एनास्टोमोस लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल में मौजूद होता है। जी